देखो लास्ट क्लास में हमने बी स्कैन के कुछ मैंने मेन पॉइंट्स बताए थे कि बी स्कैन में ये क्या होता है, मार्कर्स ऑन द प्रोब क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या है और गेन क्या है। तो मुझे यस सर। हाँ ब्रीफ में कोई बताएगा कि प्रोब का क्या सिग्निफिकेंस है और प्रोब में मार्कर का क्या सिग्निफिकेंस है, कोई बताएगा? सर आप मार्कर की ओरिएंटेशन से। हाँ सर मार्कर, मैं इमेज ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करता है प्लीज। हाँ मार्कर जो है, इसमें जो मार्कर होता है प्रोब में, ये क्या करता है, इमेज जो बन रही है, जो स्कैन हो रहा है रेटिना पे, अगर ये वर्टिकल है, ये मार्कर अगर वर्टिकल है, मतलब ये यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये मार्कर है, इसका मतलब ये शो कर रहा है ये वर्टिकल स्लिट है इस टाइप के। तो तुम लोगों को नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा उसमें ये इमेजिन करना है कि अगर वर्टिकल मार्कर है, मतलब अगर वर्टिकली प्लेस्ड है मार्कर, तो स्लिट ऐसी बनेगी। जैसे मैंने बताया था स्लिट लैंप है, स्लिट लैंप में एक वर्टिकल स्लिट बना सकते हैं हम और एक हॉरिजॉन्टल स्लिट बना सकते हैं। तो अगर वर्टिकल है, वर्टिकली प्लेस्ड है ये मार्कर, तो स्लिट ऐसी बनेगी रेटिना में, और स्कैन हम करेंगे टेम्पोरल और नेजल, यानी टेम्पोरल इस प्रोब को टेम्पोरली मूव करेंगे और नेजली मूव करेंगे, तो इतनी रेटिना का जो स्कैन है हमारे पास आ जाएगा। क्या इसमें पैथोलॉजी है ये पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर ये मार्कर हॉरिजॉन्टल है, ये वो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल है, तो अगर ये मान लिया ये प्रोब है, इसमें ये मार्कर अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, मान लिया इधर प्लेस्ड है, ये वाला हॉरिजॉन्टल मैं इधर मानता हूं, तो इसका मतलब जो स्लिट है वो हॉरिजॉन्टल है, ये आप स्लिट को हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं, और वो इस टाइप से हॉरिजॉन्टल रहेगी। अब इसको हम स्कैन कैसे करेंगे, या तो सुपीरियर स्कैन करेगा ये या इंफीरियर करेगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट निकल के आते हैं, टू मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं। क्या मेन पॉइंट्स? कि अगर वर्टिकली प्लेस्ड होगा मार्कर, वर्टिकली प्लेस्ड होगा, तो फिर हमें डिटेल कहाँ, कौन सी डिटेल मिलेगी रेटिना की? टेम्पोरल और नेजल डिटेल मिलेगी, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा, हॉरिजॉन्टली अगर प्लेस्ड होगा मार्कर, तो हमें सुपीरियर इन्फीरियर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। अगर ये मार्कर हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा तो फिर क्या होगा, इसमें सुपीरियर और इंफीरियर डिटेल, सुपीरियर इंफीरियर डिटेल मिलेगी हमें रेटिना की, ठीक है। रेटिना की सुपीरियर इंफीरियर डिटेल मिलेगी। ये कैसे मिलेगी और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फर्दर जो स्लाइड है इसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट, अभी केवल इतना समझना जरूरी है कि हॉरिजॉन्ट अगर वर्टिकल है मार्कर तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हॉरिजॉन्टल है तो क्या सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा मैंने एक और इसमें कंसेप्ट बताया था, प्रोसीजर तो हो गया था, एक और कंसेप्ट मैंने बताया था गेन का। तो गेन कोई बताएगा मुझे क्या था? हरीश स्वप्न, गेन क्या था बताओगे? When we increase the power, not power. हाँ नहीं, गेन का सिग्निफिकेंस क्या था? बी स्केल में हम गेन क्यों यूज कर रहे थे? तो गेन जैसे मैंने इसको टैग किया था किसके साथ, मैंने इसको हाँ मैग्निफिकेशन के साथ मैंने टैग किया था। तो आप इसको इजीली यहाँ पे मैग्निफिकेशन के साथ टैग किया था, तो इजीली आप गेन को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो देख लें, दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर कोई वॉल्यूम हम चला, कोई वॉल्यूम का म्यूजिक, हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का म्यूजिक हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस वॉल्यूम पे हमें नहीं सुनाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर हमें क्या होगा, वो म्यूजिक सुनाई देने लग जाएगा। जस्ट लाइक एज अगर हमें कोई स्मॉल चीज है वो नहीं दिख रही है, स्मॉल लेटर अगर नहीं दिख रहा है, ये लेटर नहीं दिख रहा है, तो हम इसको मैग्नीफाई करके अगर देखेंगे तो दिखने लग जाएगा। सिमिलर फिनोमिना होती है साउंड के साथ, साउंड में भी यही फिनोमिना होती है कि अगर साउंड बहुत कम है, बहुत कम एम्पलीट्यूड की साउंड है तो हमें सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, एम्पलीफाई कर दें साउंड को, तो फिर वो हमें सुनाई देने लगेगी, ठीक है। अब इसी को ही गेन के टर्म में बताया गया है। ये साउंड अगर मैं साउंड को बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं एम्पलीफाई कर रहा हूं, एम्पलीफिकेशन आएगा डिस्प्ले पे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर मान लिया रेटिना में कोई आरडी है या फिर पीवीडी है, तो आरडी और पीवीडी में मैंने बताया था, इसमें पहले भी मैंने बताया था कि जो किसी भी सरफेस से जो साउंड वेव है वो टकरा के अगर वापस आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? Echo. इको, वेरी गुड, इको बोलते हैं। तो यहाँ इस केस में हाइपर इकोइक रहेगी, हाइपर इकोइक रहेगी, इसमें इकोइक रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि साउंड आपको सुनाई नहीं दे रही, इसका मतलब क्या है, हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? मान लिया पीवीडी है,
पीवीडी है और आप बी स्कैन कर रहे हैं, बी स्कैन कर रहे हैं और आपको वो दिखाई नहीं दे रहा पीवीडी जो है, मान लिया पीवीडी दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे गया। अब आप यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे आरडी के साथ, ठीक है। तो आरडी के साथ कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे, क्योंकि आरडी जो है रेटिना जो है वो डेंस स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस डेंस स्ट्रक्चर में आप गेन कम कर देंगे। गेन क्या है, इस एक टाइप का एम्पलीफिकेशन है, आपने एम्पलीफिकेशन कम कर दिया, गेन कम कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आपने उस स्ट्रक्चर के एम्पलीफिकेशन को कम कर दिया। अब कम कर दिया क्योंकि ये कम डेंस स्ट्रक्चर है, जो विट्रियस है वो कम डेंस स्ट्रक्चर है और रेटिना जो है वो ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर है। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर गायब हो जाएगा बी स्कैन में, कौन सा दिखाई नहीं देगा, ये बताओ। पीवीडी जो है, हाँ यहाँ पे पीवीडी का जो इको है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग सबको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो अभी भी देखो, मान लिया ये रेटिना का वॉल्यूम है, वो रेटिना का एम्पलीफिकेशन है, ये मान लिया पीवीडी का एम्पलीफिकेशन है, पीवीडी का। अगर मैंने ये भी कम कर दिया और ये भी कम कर दिया, तो अगर मैं गेन कम कर रहा हूं तो उस केस में ये तो खत्म हो गया, मान लिया इसमें भी 20% मैंने कम कर दिया गेन, इसमें भी 20% कम कर दिया, तो मान लिया इतना कम हो गया 20%, इसका इतना कम हो गया 20% कम होके इतना आ गया। मान लिया ये था आरडी का, 20% कम करने के बाद ये आ गया, और जबकि इसका 20% कम कर दिया तो पूरा गायब हो गया। यानी पीवीडी जो है ये इसका जो हाइपर इकोइक वाला एरिया है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जबकि आरडी क्योंकि ज्यादा इकोल्यूसेंट वो है, हाइपर इकोइक है, तो इसीलिए ये परसिस्ट करेगा अगर गेन कम करोगे, अगर गेन कम करोगे तब भी ये परसिस्ट करेगा, आरडी अगर है तो। समझ आ रही है बात? किसी को यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, किसी को भी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, क्योंकि ये लास्ट क्लास का है, मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, और अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लो, ठीक है। निहारिका, आदित्य, आफ्ताब, अरीबा, हरिस्वप्न, कविता, निरंजन, प्रियंका, रागिनी, राखी, रोहित, रोहिणी, किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन हो इस कंसेप्ट में, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है गेन का और मार्कर का, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना तो पूरा बी स्कैन आगे समझ आ जाएगा। सर मार्कर का एक चीज क्लियर नहीं हो रही थी मुझे। क्या? सर जो मार्कर का आपने बताया था हाँ, कि अगर सुपीरियर इंफीरियर अगर मार्कर है तो स्लिट वर्टिकली जाएगी। सुपीरियर इंफीरियर मार्कर नहीं है, मार्कर या तो सुपीरियरली होगा तो स्लिट, वहां पे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मान लिया अगर मार्कर जो है ये, इसको मैं ऐसे सेक्शन में बता रहा हूँ, ऐसे अगर मार्कर सुपीरियर है, यहाँ हम ऐसे देख रहे हैं, इसको अगर विजुअलाइज करें तो ये एक टाइप से वर्टिकल स्लिट की तरह हमें दिखाई देगा, इसकी तरह। जैसे हम स्लिट लैम्प में वर्टिकल स्लिट बनाते हैं ना, स्लिट लैम्प में, वैसे वर्टिकल स्लिट है, तो ये वर्टिकल स्लिट यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ऐसे जाएगा। मतलब सर ये मार्कर फिर नीचे की तरफ भी फिर घुमा के पॉइंट आउट हो सकता है, मतलब चाहे सुपीरियर पे। देखो सुनो, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मार्कर जिधर होगा ना, मान लिया सुपीरियर है तो मान लिया तुम्हारा बी स्कैन ऐसे आ रहा है, बी स्कैन ये आ रहा है, बी स्कैन। अब अगर सुपीरियर मार्कर है तो इसका मतलब ये है, ये सुपीरियर वाला पार्ट है और ये इंफीरियर वाला पार्ट है, ठीक है। और अगर मार्कर नीचे कर रहे हो, मार्कर नीचे कर रहे हो तब भी ऐसे ही आएगा, लेकिन ये इंफीरियर वाला पार्ट हो जाएगा और ये सुपीरियर वाला पार्ट हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और सर और एक ये पॉइंट जो बताया था कि अगर मार्कर सुपीरियर है तो डिटेल्स नेजल और टेम्पोरल पार्ट की इंफीरियर रेटिना की दिखेगी। हाँ, देखो ना यहाँ पे, अगर मार्कर सुपीरियर है और मैं इस प्रोब को कैसे मूव करूं तो डिटेल ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी, नेजल टेम्पोरल मूव हाँ, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर वर्टिकल है, मार्कर वर्टिकल है तो नेजली और टेम्पोरली अगर मूव करता हूं तो मुझे डिटेल ज्यादा अच्छी दिखाई देगी रेटिना की। लेकिन अगर मैं सुपीरियर इंफीरियर यहाँ मूव करूं तो बहुत कम, इतनी बस डिटेल दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इसीलिए कभी भी वर्टिकल मार्कर होता है तो उससे हम टेम्पोरल और नेजल डिटेल देखने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। ऐसी सेम हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल हमने स्लिट बनाई तो हॉरिजॉन्टल स्लिट में अगर मैं ऐसे ऐसे मूव करता हूं तो बस इतनी डिटेल हमें मिलेगी, लेकिन अगर मैं सुपीरियर इंफीरियर मूव करता हूं इसको प्रोब को तो हमें इतनी सारी डिटेल मिलेगी रेटिना की। तो इसीलिए कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल होता है मार्कर तो हम उसे सुपीरियर इंफीरियर मूव करते हैं प्रोब को, तब हमें अच्छी डिटेल मिलती है, और अगर वर्टिकल मार्कर होता है तो टेम्पोरल नेजल मूव करते हैं, तब हमें उसकी जो इमेज है रेटिना की ज्यादा, उसमें पैथोलॉजी ज्यादा क्लियर होती है। ओके सर, और जिस भी पॉइंट पे ये पॉइंट कर रहा है मार्कर
हाँ वो पॉइंट हमको सुपीरियर दिखेगा हाँ इमेजिंग। जिधर भी होगा, अगर मैं इस मार्कर को अगर सुपीरियर रखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्कैन आएगा, बी स्कैन, ये सुपीरियर होगा ऊपर की तरफ और ये इन्फीरियर होगा, ठीक है। और अच्छा, अगर मैं और सर इसको इसमें ये डिफरेंस नहीं आएगा कि सुपीरियर इंफीरियर दिख रहा है, सुपीरियर रेटिना बेटर दिख रही है, इंफीरियर रेटिना, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं नहीं, है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बस ये ऐसा नहीं। मार्क, हाँ ये मार्किंग है कि जिधर मार्कर होगा वहां पे सुपीरियर रहेगा, अगर सुपीरियर है मार्कर, और अगर मार्कर को आप इन्फीरियर कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। देखो इसको एक जी सर। स्टैंडर्डाइज, हाँ स्टैंडर्ड बनाया गया प्रोसीजर को, स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर आप स्कैन लेते हैं, बी स्कैन लेते हैं, तो ये लगभग ये माना जाता है कि जो बी स्कैन लिया गया है ये या तो सुपीरियर होगा मार्कर या फिर नेजल होगा। तो ये दो नोटेशन ली गई हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको ओके पता सर। नहीं, हाँ आपको कोई कुछ पता ना हो कि हाँ ये मार्कर किधर रख के लिया गया है, तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा ना कि ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है। तो वहां पे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर कर दिया गया है कि सुपीरियर कर दिया है मार्कर को, या तो सुपीरियर करके लेते हैं या फिर नेजली करके ले। हाँ तो ये दोनों इसमें पोजीशन यूज करते हैं। अब कैसे सुपीरियर करके लेते हैं, कैसे नेजल लेते हैं, ये हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जी सर, ओके ठीक है, सर। और किसी का कोई जी सर, कंफ्यूजन थैंक यू यहाँ सर। पे नो सर। नहीं? तो अब आगे देखो, ये मार्कर वाली कहानी खत्म हो गई, प्रोब के मार्कर की कहानी खत्म हो गई, एम्पलीफिकेशन वाला गेन का कहानी खत्म हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, थर्ड कंसेप्ट, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो अगर आप बी स्कैन इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो आपको पैथोलॉजी पता चलेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कितनी क्लियर पैथोलॉजी पता चलेगी, ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। क्या मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का? मतलब ये होता है कि आपने अगर जो प्रोब है उसको, जो पैथोलॉजी है, मान लिया रेटिना में यहाँ पैथोलॉजी है, तो एक चीज ये समझना, इसको अच्छी तरह समझना, मान लिया ये आई है, यहाँ पे ये कॉर्निया है, अगर मैं प्रोब को यहाँ रखता हूं तो ये इस रेटिना की इमेज बनाएगा या इधर वाली रेटिना की इमेज बनाएगा? अपोजिट। अपोजिट, वेरी गुड। ये जो रेज पड़ेंगी वो इधर पड़ेंगी, ठीक है, वो इस वाली रेटिना की इमेज बनाएगा। तो ये दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? अगर मान लिया मैंने प्रोब को यहाँ रखा, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया पैथोलॉजी है, तो ये पैथोलॉजी के जस्ट परपेंडिकुलर अगर प्रोब रहती है उतना ज्यादा हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी। क्लियर इमेज कब दिखाई देगी? जब जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर आपका प्रोब होगा, परपेंडिकुलर प्रोब होगा, जितना ज्यादा प्रोब की जो पोजीशन है वो जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर होगी उतनी ज्यादा क्लियर इमेज आपको स्कैन में दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको कैसे समझ सकते हैं, मैं लाइव एग्जांपल से आपको बताता हूं कि मान लिया आप यहाँ पे मान लिया कोई मिरर है और यहाँ पे एक रे आ रही है, ठीक है, मान लिया इस मिरर पे रे आ रही है, तो यही रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं ये यहाँ पे ऑब्लिक रे डालता हूं तो यहाँ पे ये ऑब्लिक डालने के बाद ऐसी रेज जाएगी, ठीक है। लेकिन रे एक पर्टिकुलर रेज नहीं होती, ये कई सारी रेज होती हैं ये, ठीक है, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, कुछ सेंटर में आ रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज ये याद रखना कि अगर रे परपेंडिकुलर आ रही है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो मैक्सिमम ट्रांसमिटेंस होगा उसका। फॉर एग्जाम्पल एक चीज ये देखो, अगर आप प्राइमरी पोजीशन में किसी चीज को देख रहे हैं, प्राइमरी पोजीशन में किसी चीज को देख रहे हैं, तो मुझे बताओ इन्फीरियर अगर कोई, मान लिया ये है, ये बॉडी है, ये प्राइमरी पोजीशन में देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो मुझे बताओ इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट होगा वो नहीं दिखाई देगा क्या इसे? अगर ये प्राइमरी पोजीशन में आई है तो ये आई प्राइमरी पोजीशन में है, तो इसके नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये नहीं दिखाई देगा इसको, पर्सन को दिखेगा सर। दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसका एंगल क्या है? ऑब्लिक है, ऑब्लिक है, इसीलिए क्लियर नहीं दिखेगा, इसीलिए क्लियर इमेज नहीं बनेगी इसकी, बल्कि इसकी इमेज एकदम क्लियर बनेगी इसमें। क्यों बनेगी? हाँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसकी इमेज एकदम क्लियर। जो एक्सियल, जो विजुअल एक्सिस पे जो रेज आएंगी ना वो एकदम क्लियर इमेज बनाएंगी रेटिना पे एज कंपेयर टू द ऑब्लिक रेज, ठीक है।
ऑब्लिक रेज के कंपैरिजन में जो एकदम परपेंडिकुलर रेज होंगी उस ऑब्जेक्ट से आएंगी, वो एकदम क्लियर इमेज बनाएंगी। ये तो एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसी एग्जांपल की हेल्प से आप समझ सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, कि अगर कोई लीजन है रेटिना में, उसके जितना परपेंडिकुलर आप प्रोब प्लेस करेंगे, इसके परपेंडिकुलर जितना परपेंडिकुलर होगा प्रोब, हमारी प्रोब जितनी इसकी परपेंडिकुलर होगी उतनी क्लियर इमेज बनेगी, उतनी क्लियर इमेज बनेगी। ठीक है, अब एक मैं यहाँ पे रख के देख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ, मान लिया ये इसके परपेंडिकुलर है, अब मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो थोड़ा ऑब्लिक हो जाएगा, मतलब जितना ऑब्लिक होता जाएगा उतनी क्लैरिटी कम होती जाएगी। अगर ऑब्लिक प्लेसमेंट होगा इसका प्रोब का, तो उतनी जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी रेटिना की जो पैथोलॉजी है, क्लैरिटी उसकी कम होती चली जाएगी। ये बात समझ आ रही है? ये बात सबको समझ आ रही है? मैंने Yes, sir. एग्जांपल भी बताया है। Yes, sir. अब मैं इसको एक छोटे से वर्ड में इसको पूरे को डिफाइन कर देता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को परपेंडिकुलरिटी जो मैंने बताया है, परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस ऑफ लीजन। लीजन जो ब्राइटनेस है लीजन की, जो ऑन वी स्कैन में जो ब्राइटनेस है लीजन की, वो डिपेंड करेगी डिग्री ऑफ परपेंडिकुलरिटी, मतलब जितना ज्यादा परपेंडिकुलर होगा, मतलब एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री है, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी लीजन की, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे ऑब्लिक हो जाए, जैसे मान लिया ये रे आ रही है, जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगा, फिर जितना ऑब्लिक होता चला जाएगा उतना ब्राइटनेस जो है वो कम होती चली जाएगी। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे? अगर मान लिया आपके हाथ में बी स्कैन दे दिया और आपने आईडीओ किया, आईडीओ करने के बाद आपको पता चला कि जो पैथोलॉजी है वो यहाँ है, डिस्क के अराउंड है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एकदम इसके परपेंडिकुलर यहाँ रखेंगे, आंख बंद कराएंगे पेशेंट की और यहाँ पे प्रोब को रखेंगे, तो डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर होगा लीजन। तो ये आपके दिमाग में डायरेक्ट कंसेप्ट होना चाहिए आफ्टर सीइंग द लीजन इन द रेटिना। रेटिना में लीजन देख लिया आपने, कहाँ पे, उस मान लिया यहाँ पे पोजीशन है, तो आप करेंगे क्या, स्कैन तो इसमें सारे करेंगे, एक्सियल भी करेंगे, परपेंडिकुलर भी करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल भी करेंगे। ठीक है, और इसमें एक्सियल भी करेंगे, लोगे और ट्रांसवर्स इसमें सेक्शन भी लेंगे, पोजीशन भी लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे सबसे ज्यादा क्लियर जो इमेज मिलेगी, जो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस जो मिलेगी, वो यहाँ पे रखने पे मिलेगी इस इमेज की, और इस लीजन की जो इमेज मिलेगी क्लियर, वो यहाँ पे प्रोब को रखूंगा तो मिलेगी। तब आप क्या करेंगे, तब आप वहां पे अच्छी तरह विजुअलाइज कर पाएंगे उस लीजन को कि हाँ ये लीजन है डिस्क के अराउंड या पेरिफेरी में यहाँ पे लीजन है। इतना अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछ लो, कोई अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। निहारिका, आदित्य, आफ्ताब, अरीबा, रागिनी, राखी, किसी को भी अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। नहीं है डाउट तो आगे देखो। तो मैंने यहाँ 3 कंसेप्ट बताए, तीनों कंसेप्ट यहाँ पे मैं समराइज कर दे रहा हूँ। पहला कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, मार्कर का, प्रोब मार्कर का। ठीक है, दूसरा मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, सेकंड कंसेप्ट क्या था हमारा, गेन का, गेन ठीक है, और थर्ड कंसेप्ट हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो मार्कर में हमने देखा था कि प्रोब मार्कर अगर वर्टिकल है होगी या तो सुपीरियर होगा मार्कर, इसमें 2 ही स्टैंडर्ड पोजीशन में रखा गया है, या तो सुपीरियर या फिर नेजल, या तो सुपीरियर या फिर नेजल रखेंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे इसकी स्कैन आएगी वो हम आगे देखेंगे, सुपीरियर रखने पे कैसी आएगी नेजल। गेन में हमने देखा था एम्प्लीफिकेशन, गेन जितना कम करते जाएंगे, जो कम रिफ्लेक्टिव है, जो कम इकोइक है, जो कम इकोइक स्ट्रक्चर है, वो डिसअपीयर होता चला जाएगा ऑन डिक्रीजिंग द गेन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस में हमने देखा जितना ज्यादा परपेंडिकुलर होगा उतना ज्यादा हमें क्लियर दिखाई, ब्राइटनेस उतनी ज्यादा हमें लीजन की दिखाई देगी। तो देखो ये मैं चीज दूसरी बार क्यों बता रहा हूं ऐसे, क्योंकि ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं, ब्रीफ नोट, जो एग्जाम से पहले हमें काम आते हैं ना। हम जब पूरी लाइन पढ़, पूरा थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं एग्जाम से पहले, वो टाइम बर्बाद करने वाली बात होती है। आप करेंगे कि आपने पूरा पढ़ रखा है, आपको पूरा समझ आ गया है, आपको बस ये 3 लाइन लिखनी रहती है, पूरा जितना अभी तक मैंने समझाया है, तो एग्जाम से पहले आप एकदम क्लियरली इसको समझ पाएंगे कि हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। और एग्जाम में अगर आता भी है बी स्कैन पे तो आप इजिली इन सबको लिख पाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे आपने नोट्स बनाने हैं अपने। समझ आ गया सबको? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन Yes, sir. नहीं है तो आगे देखो। तो अब मैंने बताया 3 स्कैन है हमारे पास। एक स्कैन होता है एक्सियल पोजीशन पे, दूसरा स्कैन होता है ट्रांसवर्स पोजीशन पे, और तीसरा स्कैन होता है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे। एक है एक्सियल पोजीशन पे, एक ट्रांसवर्स पोजीशन पे, एक लॉन्गिट्यूडनल। तो देखो इन तीनों स्कैन के लिए मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ तुम लोगों को, वो स्टोरी याद रखनी है। हमें देखो हमारे दिमाग में जब हम बी स्कैन करते हैं ना, बी स्कैन करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ होता नहीं है, एकदम ब्लैंक होता है, ब्लैंक। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। पहला तो आपने फंडस पिक्चर देख रखी है, आपको लीजन का साइट पता होना चाहिए कि हाँ ये साइट है। तब आप क्या करेंगे कि हाँ, तब आपके दिमाग में ये होगा कि मैं इस पोजीशन पे रखूंगा अगर प्रोब को तो मुझे एकदम ब्राइटनेस दिखाई देगी, और आप वहीं पे रखते हैं और आपको ब्राइटनेस अगर दिखाई दे जाती है तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तब आप इसको मतलब सक्सेसफुली कर गए। अब दूसरा आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि जो रेटिना है, मान लिया ये रेटिना है, इस रेटिना को आपने पूरा स्कैन करना है। ये रेटिना का पोस्टीरियर पोल है, पोस्टीरियर पोल के बाद इक्वेटर तक होती है अगर आपने डिवीजन पढ़ा हो, और इक्वेटर से फिर ओरस एराटा तक। तो 3 चीजें हैं हमारे पास। तो इसको मैंने 2 पार्ट में बी स्कैन के बेस पे डिवाइड कर लिया, एक तो पोस्टीरियर पोल और एक पोस्टीरियर पोल से लेके पेरिफेरी तक। ठीक है, तो हमें तीनों ये दोनों चीजें स्कैन करनी है। तो दोनों चीजें स्कैन हम 1 बाय 1 करेंगे। अगर मुझे स्कैन करना है पोस्टीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल देखना है कि उस पर कोई लीजन है अगर, तो मैं ये वाला स्कैन करके पहले देखूंगा एक्सियल स्कैन। तो एक्सियल स्कैन हमें क्या बताता है? डिटेल ऑफ पोस्टीरियर पोल, डिटेल ऑफ पोस्टीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल। ठीक है, अब ये करते कैसे हम एक्सियल स्कैन? इसमें पेशेंट को प्राइमरी पोजीशन पे बैठने के लिए बोलते, प्राइमरी गेज में बैठने के लिए बोलते हैं। ये पहला वाला है एक्सियल पोजीशन, इसमें प्राइमरी पोजीशन पे पेशेंट को बैठने के लिए बोलते हैं प्राइमरी गेज में। और उसके बाद आंख बंद करके हम क्या करते हैं, उसको प्रोब को एकदम, मान लिया ये आई है, ये आई है और ये कॉर्निया है, तो आईलिड बंद करने के बाद एकदम यहाँ पे प्रोब रखते हैं एक्सियली एकदम। ठीक है, तो एक्सियली अगर मैंने प्रोब रखी तो यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, यहाँ पे मैंने प्रोब रखी तो इतना एरिया ये कवर करेगा, यहाँ से ये एरिया और ये एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो अब कैसे करेगा? मैंने बताया था कि अगर 2 ही पोजीशन होंगी हमारे पास मार्कर की, मुझे बताएगा कौन, या तो मैं सुपीरियर में रखूं या फिर मैं नेजल में रखूं। यही 2 पोजीशन हो सकती है मार्कर की, या फिर मैं नेजल में। ठीक है, तो अगर मैं सुपीरियर रखता हूं तो हमारी जो स्कैनिंग स्लिट है वो ऐसी बनेगी, और अगर नेजल में रखता हूं तो हॉरिजॉन्टल स्लिट बनेगी। ठीक है, अगर वर्टिकल स्लिट बनती है तो इसमें कौन सी रेटिना ज्यादा है, इसमें हमें डिटेल मिलेगी। अगर वर्टिकल होती है तो टेम्पोरल नेजल। ठीक है, अगर स्लिट वर्टिकल, देखो ये मैं बता चुका हूं, इसको आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी देना, तब तो मुझे समझ आएगा कि नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर वर्टिकल होती है स्लिट, मान लिया ये मार्कर वर्टिकल है तो इसका मतलब वर्टिकल स्लिट है, तो इस केस में कौन सी डिटेल ज्यादातर आपको मिलेगी रेटिना की? टेम्पोरल नेजल। वेरी गुड। अगर ये मैं नेजल करता हूँ मार्कर को, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल स्लिट बन रही है, इसमें कौन सी डिटेल ज्यादा है आपको मिलेगी रेटिना की? Superior नहीं, superior inferior. वेरी गुड। तो ये है आपका एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या डिटेल ज्यादातर मिलेगी? पोस्टीरियर पोल की, मैकुला की, ऑप्टिक डिस्क की, ये अधिकतर आपको एक्सियल पोजीशन में मिलेगी। और देखो शुरुआत स्ट्रक्चर जो रेटिना के, आई बॉल के जो स्ट्रक्चर होते हैं, कॉर्निया, उसके बाद लेंस, उसके बाद रेटिना। ठीक है, तो लेंस का इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और रेटिना, तो ये डिटेल आपको मिलेगी कॉर्निया की, लेंस की और रेटिना की। रेटिना में भी पोस्टीरियर पोल की, जिसमें डिस्क और मैकुला दोनों आएगा। ये एक्सियल स्कैन का एरिया है, इतना एरिया ये कवर करके देगा आपको पोस्टीरियर पोल का। तो यहाँ पे अगर कोई लीजन है तो आपने एक्सियल पोजीशन में स्कैन करके आप वो डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? देखो अब पोस्टीरियर पोल में तो आपने डिटेक्ट कर लिया, अब आपको पोस्टीरियर पोल से फिर आपने कहाँ जाना है? पेरिफेरी में। आपने केवल, आपको लीजन जो है वो पोस्टीरियर पोल में नहीं मिल रहा है, मान लिया पोस्टीरियर पोल से पेरिफेरी में है लीजन, तो आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक आपने स्कैन करना है। तो यहाँ से यहाँ तक स्कैन करने के लिए आपने क्या यूज करना है? ट्रांसवर्स पोजीशन। ट्रांसवर्स पोजीशन, ये ट्रांसवर्स पोजीशन क्या होती है? इसमें आपको जो प्रोब है, प्रोब का जो मार्कर है
वो पैरेलल होना चाहिए, इट शुड बी पैरेलल, इसमें पैरेलल होता है टू द लिम्बस, टू द लिम्बस। अब मुझे कोई बताएगा कि मान लिया ये आई बॉल है, ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है, ठीक है, ये स्क्लेरा है। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रोब है, सॉरी ये प्रोब है, इसमें मुझे ये बताओ मैं कैसे रखूं प्रोब को जो लिम्बस के परपेंडिकुलर हो जाए। मान लिया मैंने नेजली रखा है, तो मार्कर को किस डायरेक्शन में करूं ताकि ये लिम्बस के परपेंडिकुलर हो जाए, ओ सॉरी पैरेलल हो जाए, बताओ अरीबा, मैं मार्कर को किस डायरेक्शन में रखूं जो ये पैरेलल हो जाए। सर वर्टिकली स्लिट हाँ रखेंगे, वेरी मतलब गुड, सुपीरियर वर्टिकल इंफीरियर। वर्टिकल, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने मार्कर को वर्टिकल रख दिया, तो वर्टिकल कैसे स्कैन करेगा, ऐसे, देन दिस इज एकदम पैरेलल होगा ये किसके, लिम्बस के, पैरेलल टू द लिम्बस, लिम्बस के एकदम पैरेलल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैंने नेजली नहीं रखा, अब मैंने रखा है इसको इस प्रोब को सुपीरियरली। अब मुझे बताओ मार्कर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए जो हमें इसके पैरेलल मिले, लिम्बस के किधर होनी चाहिए पोजीशन, नेजल टेम्पोरल। नेजल, वेरी गुड, नेजल होनी चाहिए, ताकि इसकी जो ये नेजली रहेगी तो स्कैन ऐसे बनेगा, मान लिया ये है नेजल डायरेक्शन में, ये है यानी हॉरिजॉन्टल है, ये जो स्लिट बन रही है इसमें ये हॉरिजॉन्टल बन रही है जो कि इसके एकदम पैरेलल है। ये हम आगे देखेंगे, अगर किसी को यहाँ पे नहीं भी समझ आ रहा है तो आगे एकदम समझ आ जाएगा, ठीक है, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें जो ट्रांसवर्स पोजीशन है, अब मुझे अगर देखो यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करो कि मान लिया मुझे इंफीरियर रेटिना देखनी है, तो मैं प्रोब को कहाँ रखूंगा, इंफीरियर रखूंगा या सुपीरियर रखूंगा, आई बॉल में सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर। हाँ, अगर मुझे सुपीरियर वाली रेटिना देखनी है तो प्रोब को कहाँ रखूंगा, इंफीरियर, वेरी गुड। अगर मुझे टेम्पोरल वाली रेटिना देखनी है तो मैं कहाँ रखूंगा, नेजल, और नेजल वाली रेटिना देखनी है तो कहाँ रखूंगा, टेम्पोरल। इतनी बात तो सबको समझ आ रही है, ठीक है। और ये जितनी भी मैंने पोजीशन बताई है सब में ट्रांसवर्स जो पोजीशन है इसमें सब में मार्कर जो है वो लिम्बस के एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर या तो वर्टिकल होगा या फिर नेजल होगा, इन दोनों में हम पोजीशन, प्रोब की पोजीशन को रख के पैरेलल कर देंगे लिम्बस के। कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे फर्दर स्लाइड में। तो अब देखो इसमें हमें पता क्या चलेगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मान लिया ये आईबॉल है, ये कॉर्निया है, अब मैंने क्या किया प्रोब को इसके परपेंडिकुलर, मान लिया ये स्लिट बन रही है प्रोब से, ये स्लिट बन रही है, तो ये स्लिट कहाँ पे बनेगी, ये रेटिना है, मान लिया ये रेटिना है, ये डिस्क है, यहाँ से ये आर्केड गए हैं और इधर कहीं मैंने लगाया था, तो ये वाली पोजीशन मिलेगी हमें, ये ठीक है। इधर अगर मैंने लिम्बस के पास रखा है, पैरेलल रखा है, तो ये वाली पोजीशन पे हमें स्कैन मिलेगा, ठीक है। अब ये वाली पोजीशन में स्कैन मिलता है, तो अगर मैं इसको पोस्टीरियरली ले जाता हूँ प्रोब को, तो फिर ये इधर मूव करेगा या इधर पेरिफेरी में मूव करेगा। देखो अगर मैंने सेंटर पे रखा था एक्सियल पोजीशन में तब तो यहाँ आ रहा था, लेकिन अगर मैं पेरिफेरी में ले जाऊं इसको, मतलब ये आई बॉल है, स्क्लेरा की बात कर रहा हूँ, जो ये प्रोब है इसको स्क्लेरा में पीछे की तरफ कंजक्टिवल सैक की उसकी तरफ ले जाऊं, अगर मैं कंजक्टिवा में पीछे की तरफ ले जाऊं, तो इसमें स्कैन जो होगा रेटिना में वो पेरिफेरी में होगा या सेंटर में जाएगा, वो और इक्वेटर के टुवर्ड्स और की तरफ आता जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर फॉर्निक्स की तरफ ले जाते हैं इस प्रोब को आप, तो फिर ये इक्वेटर की तरफ जाने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको नेजली रखा है तो ये टेम्पोरल के इक्वेटर तक जाने लग जाएगा, यहाँ से शुरू होगा, इसको मैं घुमा रहा हूँ कहाँ तक, फॉर्निक्स तक ले जा रहा हूँ, तो यहाँ ये इक्वेटर तक पहुंच जाएगा। तो ये तो हमने रेटिना पहले से ही स्कैन की हुई थी एक्सियल स्कैन पोजीशन में, अब हमें ये वाली मिल गई टेम्पोरल वाली, नेजल में रखा हमने। इतनी बात किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है डाउट? तो ये देखो ये फिर से मैंने एक रेटिना बना दिया, यहाँ पे ये डिस्क हो गया, आर्केड हो गया, ठीक है। अब ये आई बॉल है, आई बॉल में ये कॉर्निया है, अब मैंने प्रोब को यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ लिम्बस में पैरेलल टू द लिम्बस रखा। अब मुझे बताओ ये अगर टेम्पोरल है तो इसमें कौन सी रेटिना का पार्ट स्कैन होगा, नेजल वाला, वेरी गुड। नेजल वाला मान लिया यहाँ से, ये मैंने नेजल ज्यादा बनाया नहीं, ये मान लिया यहाँ से है,
ठीक है। तो अब मैं इसको फॉर्निक्स की तरफ ले जा रहा हूँ, प्रोब को फॉर्निक्स की तरफ मूव करा रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ ये इधर मूव करेगा ओरा सिराटा में नेजल की तरफ, या फिर इधर डिस्क की तरफ मूव करेगा, अगर मैं फॉर्निक्स की तरफ ले जा रहा हूँ। इसे थोड़ा विजुअलाइज करो, आगे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप वर्क कर लेते हैं अपने दिमाग पे जोर लगा के, तो आगे एकदम ईजी हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको फॉर्निक्स की, ये पूरा प्रोब को फॉर्निक्स की तरफ ले जाता हूँ, तो ये पेरिफेरी में जाएगा ओरा सिराटा की तरफ या डिस्क की तरफ जाएगा? ये स्कैन जो मैं ले रहा हूँ, ये स्कैन किधर जाएगा? पेरिफेरी की तरफ। ओरा तो सिराटा। हाँ, ओरा सिराटा। तो ये सेंटर वाला तो हमारा आ गया था, ये अब ओरा सिराटा तक जो स्कैन है वो हमें इससे मिल जाएगा। ऐसी सेम अगर मुझे इंफीरियर रेटिना देखनी है, तो इंफीरियर रेटिना देखने के लिए सुपीरियर प्रोब रखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब सुपीरियर प्रोब रखा, मान लिया यहाँ पे प्रोब आया, प्रो जो मार्कर है यहाँ पे शो कर रहा है स्कैन को, तो अब मैं फॉर्निक्स की तरफ इसको भी ले जाऊंगा, इसको फॉर्निक्स की तरफ, तो ये भी क्या आ जाएगा? इक्वेटर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेटर की तरफ। तो ये भी पेरिफेरी वाली, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो पेरिफेरल एरिया है, पेरिफेरल एरिया ऑफ रेटिना, वो आप ट्रांसवर्स पोजीशन से स्कैन कर सकते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। अब ये भी पूछा जाता है कि मान लिया मैंने सुपीरियर में रखा, सुपीरियर में मैंने मान लिया प्रोब को रखा, तो कितना डिग्री तक ये यहाँ पे स्कैन करेगा? तो ये 6 क्लॉक आवर तो को स्कैन करता है, 6 क्लॉक आवर्स को स्कैन करता है। तभी तो अगर मुझे सुपीरियर रखना है तो इधर 6 क्लॉक आवर स्कैन कर रहा है, इन्फीरियर रखा तो 6 क्लॉक आवर इधर स्कैन कर रहा है, नेजल रखा तो टेम्पोरल 6 क्लॉक आवर स्कैन कर रहा है, और टेम्पोरल रखा तो नेजल 6 क्लॉक आवर स्कैन कर रहा है, पेरिफेरी वाला। इतना समझ आ रहा है सबको? तो इसमें याद रखना कितना स्कैन करता है, 6 क्लॉक आवर स्कैन करता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसका ये है कि ये कौन सी पैथोलॉजी को बताता है? लेटरल एक्सटेंट, लेटरल एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजी, एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजी, यानी सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल का मतलब पोस्टीरियर पोल में नहीं है, अगर लेटरल है, पोस्टीरियर पोल के लेटरली है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ट्रांसवर्स पोजीशन यूज करते हैं। ठीक है, पेरिफेरल, इसका मतलब है पेरिफेरी ऑफ रेटिना को स्कैन करने में, पेरिफेरी में, पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? कोई कुछ बोल नहीं रहा? अरीबा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? No, sir. नहीं है? तो देखो लास्ट है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, देखो इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक्सियल पोजीशन क्या है, ट्रांसवर्स पोजीशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है। एक्सियल में तो हमने सेंट्रल देखा था, सेंट्रल फंडस, इसमें हमने पेरिफेरल फंडस देखा, तो सब तो हो गया लगभग कवर। पेरिफेरल फंडस देखा तो लगभग सब कवर हो गया, तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में क्या करेंगे हम? तो देखो इसमें भी हम स्कैन यही करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं स्कैन, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा कि स्लिट है, ये हमने स्लिट लैम्प बहुत यूज किया है। हम अगर कॉर्निया को अगर देखते हैं स्लिट लैम्प में, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है? एक तो मैं डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में देखूं, डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में देखूं, या स्लिट बना के देखूं, स्लिट बना के देखूं। अब मुझे कोई बताएगा कि डिफ्यूज और स्लिट में क्या अंतर होगा? दोनों में दोनों से अगर मैं देख रहा हूं तो क्या डिफरेंस है डिफ्यूज में और स्लिट में? दोनों में तो कॉर्निया दिख रही है। अरीबा, स्लिट में और लेस वगैरह क्लियर हो जाती है। हाँ वेरी गुड। स्लिट में इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर ये बोलूं कि मोर डिटेल्ड आपको अगर कोई पैथोलॉजी है, हाँ अगर कोई पैथोलॉजी है कॉर्निया में, तो मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ऐसी सेम है अगर एक्सियल स्कैन करते हैं, ट्रांसवर्स स्कैन करते हैं, तो देखो इसमें आपने ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि आपने अगर स्लिट बनाया, ऑप्टिकल सेक्शन बनाया, तो एक पर्टिकुलर पार्ट को ही स्कैन करेगा वो, फिर आपने और अगर दूसरा पार्ट देखना है तो दोबारा वहां मूव करना पड़ेगा, तीसरा करना है तो वहां मूव करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ किसमें अगर मैं ये मूव कर करके पूरी कॉर्निया को देख रहा हूँ, तो डिफ्यूज में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा या फिर इसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, स्लिट वाले में? स्लिट में, हाँ स्लिट में, क्योंकि इसमें कई सारे सेक्शन बनेंगे स्लिट में। ठीक है, अब सेम यही है, यही डिफरेंस है एक्सियल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में। देखो इसमें क्या होता है
एक्सियल में हमने क्या किया, एक टाइप से डिफ्यूज जो इल्यूमिनेशन है ना, उस टाइप से हमने देखा। डिफ्यूज कैसे, मान लिया ये रेटिना है, रेटिना का ये पोस्टीरियर पोल है, ये मैकुला है, ये पोस्टीरियर पोल है। तो हमने क्या किया, एक्सियल सेक्शन में पूरा पोस्टीरियर पोल देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में पूरा ये देख लिया पेरिफेरल वाला पार्ट। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कैन 6 क्लॉक आर का यहाँ आया और यहाँ आया, ठीक है। अब ये चीज को हम डिफ्यूज मानेंगे, डिफ्यूज की तरह मानेंगे दोनों को। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या होता है, इसी चीज को जैसे हमने स्लिट में ऑप्टिकल सेक्शन बनाया था, वैसी सेम इसमें क्या होता है, ये इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है उसमें एक पर्टिकुलर क्लॉक आर की हमें इंफॉर्मेशन देगा वो। जैसे स्लिट है, स्लिट में एक पर्टिकुलर क्लॉक आर की पोजीशन की अगर हमें वो देता है, इंफॉर्मेशन देता है कॉर्निया में जब स्लिट लैंप करते हैं। देखो मैं बार बार इसको टैग क्यों करते जा रहा हूँ कॉमन चीजों से, इसीलिए ताकि आपको याद हो, वो मेमोराइज हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए कि आपको स्लिट तो बहुत अच्छे से पता है क्योंकि रोज करते हैं, ये रोज नहीं करते बी स्कैन, इसीलिए आपको इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं पता है। तो देखो इसमें करते क्या है, मान लिया ये आई है, ये आई है, ये कॉर्निया है। अब इसमें करते क्या है, हम प्रोब को यहाँ रखते हैं, हर एक क्लॉक आर में रखते हैं, यहाँ पे मतलब 1 क्लॉक आर, 2, 3, 4 पूरे 12 क्लॉक आर रखते हैं। जैसे हम इसमें स्लिट में ऑप्टिकल सेक्शन बना के पूरी कॉर्निया स्कैन करते हैं। तो अब इससे होता क्या है, इसमें जो स्कैन आता है ना, वो स्कैन कैसे आता है, पूरा स्कैन आता है। कैसे, मान लिया एक क्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेरिफेरी तक ये स्कैन आता है, ये स्कैन आता है। एक क्लॉक आर मैंने रखा, अगर टेम्पोरल में रखा तो ये पूरा टेम्पोरल का डिस्क से लेके पूरा कहाँ तक जाएगा, पूरा पेरिफेरी तक जाएगा, इतना वाला पार्ट। यानी इसका मतलब समझ लो, अगर मैंने 12 क्लॉक आर पे रखा तो ये पूरा सेक्शन, यहाँ पे अगर प्रोब को रखा तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे रेडियल एक्सटेंट बताता है ये, ठीक है। यानी ये वाला पूरा पार्ट स्कैन कर देगा, मोर डिटेल्ड स्ट्रक्चर इस वाले पार्ट का दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया था ट्रांसवर्स सेक्शन, ये किसको बता रहा है, लेटरल एक्सटेंट को बता रहा था। पैथोलॉजी अगर लेटरल एक्सटेंट में, रेटिना के लेटरल एक्सटेंट में अगर कोई पैथोलॉजी है उसको बताएगा। जबकि ये क्या है, इसको और मोर डिटेल में करने के लिए ये रेडियल एक्सटेंट में बताता है, रेडियल एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजी, एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है, रेडियल एक्सटेंट को बताता है। तो हर एक क्लॉक आर में स्पेसिफिकली हम लेते हैं, इसको टैग इसी से करना है स्लिट लैंप पे जो हम ऑप्टिकल सेक्शन बनाते हैं। तो मोर डिटेल स्ट्रक्चर हमें, अगर कोई पैथोलॉजी है, मान लिया 3 क्लॉक आर में है, यहाँ पे है 3 क्लॉक आर में, तो हम क्या करेंगे 9 क्लॉक आर में रखेंगे किसको, प्रोब को। तो हमें ये पूरा ऑप्टिक डिस्क से पूरा पेरिफेरी तक हमें क्या दिखाई दे जाएगा, उसकी पैथोलॉजी कहाँ तक एक्सटेंड, रेडियल एक्सटेंट पता चल जाएगा पैथोलॉजी का। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, रवि, अरीबा? नो सर। नहीं है तो देखो इसको और अच्छे से समझते हैं हम इस स्लाइड में, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने इसीलिए पहले ही इमेजिन आपको कराया ताकि जब ये स्लाइड आप देखें तो एकदम क्लियर हो जाए, फिर सोचने की जरूरत ही ना पड़े। ये बताओ कौन सा स्कैन है, Axial scan. एक्सियल, वेरी गुड, Axial. एक्सियल स्कैन है ये। अब दूसरा मैंने कहा था एक ये स्कैन है और एक ये स्कैन है, ये स्कैन कौन सा है, Transverse. कौन सा स्कैन है ये, Transverse scan. ट्रांसवर्स, वेरी गुड। अब ट्रांसवर्स स्कैन में देखो ये जो रेज आ रही है ना, ये इसका मतलब ये जो स्लिट है, ये स्लिट बन रहा है इसके एकदम, अगर मैं ये बताऊं अगर इसको किसको, लिम्बस को, तो इसके जस्ट पैरेलल जाएगा, ठीक है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में एक चीज बताना भूल गया, इसमें परपेंडिकुलर होता है, इसमें जो मार्कर रहेगा लिम्बस के एकदम परपेंडिकुलर होगा, इसमें परपेंडिकुलर मार्कर होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखो इसमें यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, ये तो पोस्टीरियर पोल को छोड़ दो, पोस्टीरियर पोल से ये जो मैंने ट्रांसवर्स स्कैन बताया था, मान लिया ये वाला पार्ट 6 क्लॉक आवर जो है ये स्कैन कर रहा है, 6 क्लॉक आवर जो है ये स्कैन कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर और नीचे ले जाऊंगा फॉर्निक्स की तरफ, कंजक्टिवा में फॉर्निक्स की तरफ, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा या इधर की तरफ मूव करेगा, पेरिफेरी में मूव करेगा या सेंटर की तरफ मूव करेगा,
ये जो स्कैन है पेरिफेरी में जाएगा। वेरी गुड। तो मैं ये कह सकता हूँ 6 o'clock आवर में यहाँ से लेके पोस्टीरियर पोल से लेके पेरिफेरी तक यहाँ पे हमें डिटेल बता रहा है कौन, ट्रांसवर्स स्कैन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स स्कैन का सिग्निफिकेंस ये है, आप पोस्टीरियर पोल से पेरिफेरी तक यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं रेटिना को। ठीक है, और सेंटर वाले पार्ट को स्कैन कर सकते हैं किससे, एक्सियल स्कैन से। ये वाले पार्ट को एक्सियल स्कैन से आप कर सकते हैं, सेंट्रल वाले पार्ट को। ठीक है, अब तीसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल स्कैन। यहां मैंने ऑप्टिक डिस्क मान लिया है। ये देखो, ये मुझे बताओ, अगर ये लिम्बस है, अगर मान लिया ये लिम्बस है, तो अगर ये देखो यहाँ पे प्रोब ये है, तो इसका मतलब ये स्कैनिंग इसका वो होगा, स्कैनिंग वाला पार्ट। और हाँ, ये जो लिम्बस है उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये इसके परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? जो लिम्बस है वो इस डायरेक्शन में है, और ये जो स्कैनिंग वाला पार्ट है, ये जो मार्कर है, वो इसके परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ठीक है, और इसमें देखोगे तो इसमें पैरेलल होगा और इसमें परपेंडिकुलर। ये और आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसीलिए अगर थोड़ा कम भी समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझो। यहाँ ये मान लिया ऑप्टिक डिस्क है, तो ये रेडियल एक्सटेंट कैसे बता रहा है? देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये पूरा रेडियल एक्सटेंट एक 1 o'clock आवर का, 1 o'clock आवर का मतलब ये है कि अगर मैंने ये ऑप्टिक डिस्क है यहाँ पे, ये रेटिना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया ये 1 o'clock आवर है, ये वाला एक्सटेंट बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको और इससे कंफ्यूज मत होना। ये 6 o'clock आवर बता रहा है और ये केवल 1 o'clock आवर। 1 o'clock आवर का मतलब ये तो ये पार्ट ले रहा है और थोड़ा सा 1 o'clock आवर वाला ये पार्ट ले रहा है। ये बताता है हमें लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में, यानी ये रेडियल एक्सटेंट बताता है, रेडियल एक्सटेंट फ्रॉम ऑप्टिक डिस्क, रेडियल एक्सटेंट इंफॉर्मेशन देगा हमें। और ये वाला किसका देगा? ये जो ट्रांसवर्स वाला है ये लेटरल एक्सटेंट। ठीक है, लेटरल एक्सटेंट की इंफॉर्मेशन हमें देगा। अभी क्लियर हुआ पहले से कुछ? अब और ज्यादा इसको, तीनों स्कैन को डिटेल में थोड़ा देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में, अब पहले आता है एक्सियल स्कैन। तो एक्सियल स्कैन में देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था एक्सियल स्कैन में क्या करते हैं, तो रिपीट करते जाओ। हरी स्वप्न बताएगी क्या हम इसमें एक्सियल स्कैन में हम कैसे करते हैं? On the cornea will हाँ, put the हम probes. एकदम सेंटर में रखते हैं। मान लिया ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है, ये पीछे की तरफ ये ऑप्टिक नर्व है, तो हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे रखने के बाद ये देखो प्राइमरी, पहले तो प्राइमरी गेज में पेशेंट को देखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी गेज में, और अधिकतर आंख बंद करा के सीधा देखने के लिए बोलते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोब को एकदम सामने रखेंगे, तो उससे जो बीम आएगी वो बीम जो है वो यहाँ पे स्कैन करेगी सेंट्रल पार्ट ऑफ द फंडा, सेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखोगे, अगर मार्कर वर्टिकल है तो यहाँ पे कौन सी रेटिना का स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिखेगा? अरीबा, अगर वर्टिकल है तो कौन सी रेटिना का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर दिखेगा? इंफीरियर का सर, सुपीरियर। अगर सुपीरियर है मार्कर तो ऊपर सुपीरियर इंफीरियर रेटिना दिखेगी सर, दिखेगी, लेकिन डिटेल आप किसका ज्यादा देख पाएंगे, सुपीरियर इंफीरियर का या टेम्पोरल नेजल। टेम्पोरल नेजल। हाँ, कैसे देख पाएंगे? क्योंकि आप प्रोब को ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, तो आपको नेजल और टेम्पोरल दिखाई दे जाएगा यहाँ पे एकदम डिटेल में। तो यही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको टेम्पोरल नेजल का पार्ट जो है एकदम क्लियरली दिख जाएगा अगर सुपीरियर होगा। ऐसी अगर प्रोब जो है नेजली होती है तो आपको कौन सा पार्ट क्लियर दिखाई देगा रेटिना का? टेम्पोरल। Superior inferior. हाँ, इसको रट लो कि अगर नेजल है, नेजल में ऐसा आता है नेजल, तो एस से सुपीरियर इंफीरियर, और टेम्पोरल, हाँ सुपीरियर इंफीरियर, टेम्पोरल नेजल वाला सुपीरियर वाला है। सॉरी, अगर नेजल रहता है वर्टिकल तो वाला, नेजल अगर रहेगा तो कौन सा आएगा? अगर मार्कर नेजल है तो सुपीरियर, और अगर मार्कर सुपीरियर रहता है तो टेम्पोरल नेजल। इतना तो सबको क्लियर होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ठीक है, तो ये जो दो स्कैन है, इसको क्या बोलते हैं? अगर मार्कर अप है, अगर ऊपर की तरफ मार्कर है तो वो वर्टिकल स्कैन होगा, वर्टिकल स्कैन, वर्टिकल स्कैन।
ठीक है, और उससे जो डिटेल आएगी अगर आप है टेम्पोरल नेजल वाली ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, दूसरा है अगर नेजल होगा मार्कर, नेजल होगा तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, नेजल होगा तो उसको Superior. बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल Superior, एक्सियल, हाँ हॉरिजॉन्टल Horizontal scan. हाँ हॉरिजॉन्टल एक्सियल स्कैन, एक्सियल स्कैन। ठीक है, और उससे जो हमें डिटेल मिलेगी वो डिटेल कौन सी मिलेगी, अगर नेजल में होगा तो कौन सी डिटेल क्या Superior मिलेगी, inferior. सुपीरियर इंफीरियर। Superior. बस ये चीजें आपने इसमें रट लेनी है और यही चीजें आपने एग्जाम में लिखनी है अगर बी स्कैन आता है, और यही आपसे वाइवा में भी पूछा जाएगा। ठीक है, सर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर मार्कर नेजली रखा हुआ है तो हमको सुपीरियर और सुपीरियर इंफीरियर डिटेल्स ऑफ नेजल रेटिना अच्छी दिखेगी, ऐसे। देखो देखो सुनो 2 मिनट। हाँ देखो यहाँ पे अब मैं इसको और थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ अगर आप लोग पूछ रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मार्कर अगर सुपीरियर रखा हुआ है, मार्कर अगर सुपीरियर रखा हुआ है, सुपीरियर है, सुपीरियर जी सर। डायरेक्शन में है, अप डायरेक्शन में है, तो टेम्पोरल और नेजल की डिटेल कैसे मिलेगी, अगर आप नेजल रखेंगे प्रोब को तो टेम्पोरल मिलेगी और टेम्पोरल रखेंगे प्रोब को तो नेजल मिलेगी। इसका मतलब ये है, नहीं आया बस समझ में। अगर आप टेम्पोरल की तरफ करते हैं, मान लिया ये आई है, ये कॉर्निया है, अगर आपने क्या किया मार्कर यहाँ रखा, अगर आप इसको प्रोब को मूव करेंगे इधर की साइड, नेजल की साइड, तो टेम्पोरल की स्किन ज्यादा अच्छी आएगी, टेम्पोरल पार्ट की, और अगर आप इसको टेम्पोरल मूव करेंगे प्रोब को तो नेजल पार्ट की अच्छी आएगी। ऐसी सेम अगर हॉरिजॉन्टल करता हूँ, नेजली करता हूँ मार्कर, तो नेजली करने के बाद क्या होगा, नेजली अगर रखता हूं तो उसके बाद आपको क्या दिखेगा, सुपीरियर इंफीरियर का अच्छा दिखेगा। तो सुपीरियर का कब दिखेगा, जब आप इंफीरियर पे रखेंगे, और इंफीरियर का कब दिखेगा, जब आप सुपीरियर रखेंगे। ये है। तो अब होता क्या है, क्योंकि ये एक्सियल स्कैन है, देखो अरीबा ये ये समझो, नेजल और टेम्पोरल का कंसेप्ट यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सेंट्रल फंडस का कंसेप्ट है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि नेजल रेटिना ही केवल आएगी, इसका मतलब ये है कि आपको बस सेंट्रल फंडस देखना है। सेंट्रल फंडस छोटा सा होता है, एक तो उसमें डिस्क होगा और मैकुला होगा, डिस्क होगा और मैकुला होगा। अब चाहे उसे नेजल वाला पार्ट मान लो चाहे टेम्पोरल, ये वाला स्कैन ऊपर सुपीरियर इंफीरियर स्कैन और हॉरिजॉन्टल वाला स्कैन टेम्पोरल नेजल वाला पूरा कवर कर लेगा सेंट्रल फंडस को। समझ आ रहा है? ठीक है सर। अभी कोई कंफ्यूजन है अरीबा? नो सर। नहीं है। तो ये एक्सियल स्कैन हो गया है। अब इसको देखो डिटेल में, एक्सियल स्कैन मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे प्रोब रखा एक्सियली कॉर्निया पे, तो कॉर्निया पे रखने के बाद मुझे ये मिल रहा है, ये जा रहा है, मान लिया ये सेंट्रल फंडस को स्कैन कर रहा है। ठीक है, ये सेंट्रल फंडस को स्कैन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये चीज भी बताई थी बी स्कैन में कि अब रिफ्लेक्ट होके कुछ कुछ लाइट कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस से रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रेटिना की सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। अब मुझे ये बताओ कि ये जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इस ये साउंड की वेव अगर रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसे क्या बोलते हैं? Coic. हाँ इकोइक। इसीलिए इसमें टर्म हम यूज करते हैं इकोइक, इकोइक। ठीक है, हाइपर इकोइक या फिर Anechoic. ठीक है, एनीकोइक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर यहाँ से आती है, कॉर्निया से अगर रिफ्लेक्ट होके आती है, तो हमें ये ए स्कैन है, ये ए स्कैन स्पाइक्स हैं ए स्कैन की। मैंने बताया यहाँ पे बी स्कैन के साथ साथ आपको ए स्कैन की स्पाइक्स भी दिखती हैं, जो आप ध्यान नहीं देते हैं वो ए स्कैन स्पाइक्स है, ए स्कैन स्पाइक्स है। ठीक है, ये बी स्कैन है और ये ए स्कैन की स्पाइक्स है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका कि अगर ज्यादा डेंस है कोई स्ट्रक्चर तो वहां पे स्पाइक उतनी ज्यादा बड़ी हुई आएगी ए स्कैन में, जितना ज्यादा। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हम कुछ बोलते हैं, जो ज्यादा टोन में बोलते हैं तो अगर आप उसे ऑडोमीटर पे देखेंगे वो ज्यादा है, उसका एम्पलीट्यूड होता है, जो धीरे बोलते हैं उसका कम होता है, जो तेज एकदम बोलते हैं उसका और ज्यादा होता है, जो धीरे बोलेंगे तो वो जिसमें मरमर करेंगे उसमें ऐसे ऐसे आएगा। तो ऐसे साउंड वेव होती है। सेम यही कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे कि मान लिया यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, उसकी ए वेव स्पाइक ये बन रही है ए स्कैन में, फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस से आ रही है तो ये वाली स्पाइक बन रही है, बी पीछे आ रही है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस से आ रही है तो ये स्पाइक बन रही है ए स्कैन में, ये ए स्कैन है। ठीक है, और रेटिना से आ रही है तो ये बन रही है।
अब मुझे ये बताओ, विट्रियस से टकरा के आएगी क्या वापस साउंड? नो सर। तो इसमें हाँ, इसमें जो आपको स्कैन मिलेगा उसको क्या बोलोगे अगर नहीं आ रही है? अगर कहीं से टकरा के आ रही है तो इकोइक बोल रहे हो, अगर नहीं आती है तो उसे क्या बोलोगे? एनीकोइक। नहीं, एनीकोइक मतलब वहां पे एकदम ब्लैक स्ट्रक्चर हो गया, आपको व्हाइट नहीं दिख रहा है, उसको आप एनीकोइक वाले को, अगर वहां से पास कर रही है टकरा के वापस ही नहीं आ रही है, उसको हम बोलेंगे, मतलब पास कर रही है इसका मतलब ये पूरा ट्रांसल्यूसेंट है, इसीलिए यहाँ से पास कर रही है। इकोल्यूसेंट। हाँ वेरी गुड, इकोल्यूसेंट बोलते हैं, इकोल्यूसेंट एरिया। ठीक है, तो इकोल्यूसेंट एरिया क्या होगा? एकदम, अगर कोई मीडियम है एकदम क्लियर है, जैसे विट्रियस है, वाटर है, हेमरेज है, तो वहां पे आपको हेमरेज में जो आरबीसी है वहां से रिफ्लेक्ट होगी साउंड वेव, लेकिन अगर वाटर है, अगर इडिमा है, वाटर है, तो वहां से पास कर जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो उस एरिया में आपको एकदम ब्लैक ब्लैक जो दिखेगा एरिया, उस एरिया को आप बोलोगे इकोल्यूसेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोल्यूसेंट एरिया। जैसे ट्रांसल्यूसेंट होता है, इसी इसके टर्म में हम उसे बोलते हैं। देखो इको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया था इको का मतलब होता है साउंड जो है वो टकरा के वापस आ रही है, इको की फॉर्म में यहाँ पे बी स्कैन में। अब क्योंकि ये ट्रांसल्यूसेंट की जैसा है तो इसीलिए इसको इकोल्यूसेंट बोलते हैं। क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब देखो यहाँ पे मैंने ये वेव बताई ए स्कैन पे, ये वेव बताई, ये आपको बी स्कैन के साथ ही नीचे ए स्कैन में मिलता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जहां पे भी इसको डेंस मीडियम मिलेगा वहां से टकरा के वापस आएगी और यहाँ पे ए स्कैन पे स्पाइक दिखाएगी, लेकिन जहां पे ये क्लियर होगा, जहां पे एरिया, वहां पे एकदम फ्लैट रहेगी। अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, मान लिया यहाँ पे कोई हेमरेज हुआ, कोई अगर मान लिया कैल्शियम डिपोजिशन है, तो हाँ वहां से ये वापस आएगी टकरा के, तो ये एकदम फ्लैट नहीं होगा, वहां से भी स्पाइक आपको दिखेगी। अब स्पाइक कितनी बड़ी होगी डिपेंड करेगा कितना डेंस स्ट्रक्चर है, कितना डेंस स्ट्रक्चर है। जितना ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा बड़ी स्पाइक यहाँ पे आपको मिलेगी, उतनी ज्यादा बड़ा इकोल्यूसेंट इकोइक एरिया होगा। और इकोइक एरिया आपको व्हाइट दिखता है, अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो आपको व्हाइट दिखता है, इकोल्यूसेंट आपको ब्लैक दिखता है एकदम, और हाइपर इकोइक आपको व्हाइट दिखता है। तो जितना ज्यादा हाइपर इकोइक होगा उतना ज्यादा इतना ज्यादा व्हाइट स्ट्रक्चर होगा, जितना कम हाइपर इकोइक होगा उतना कम इस व्हाइट स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हाइपो इकोइक नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो ज्यादा हाइपर इकोइक होगी या कम हाइपर इकोइक होगी। ठीक है, हाइपो इकोइक नहीं, एक पर्टिकुलर साउंड है, या तो साउंड बिल्कुल नहीं आएगी, या फिर थोड़ी ज्यादा आएगी या बहुत ज्यादा आएगी। ये मतलब नीचे जाने का, नेगेटिव में जाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये कोई टर्म नहीं होता। या तो एनिकोइक रहेगी या फिर हाइपर इकोइक। हाइपर इकोइक में भी या तो ज्यादा हाइपर इकोइक है, ज्यादा या फिर कम हाइपर इकोइक है। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है सबको? ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? ठीक है, अब सर, हाँ सर वो रवीश को अनम्यूट करना है, शायद उसका म्यूट हो गया है। अच्छा देखता हूँ, अनम्यूट कहाँ से होगा? मैं म्यूट तो किया नहीं किसी को भी। रवीश, उसी के साइड से होगा। हाँ अनम्यूट तो वो खुद ही करेगा ना अपने आप को। यहाँ तो मैंने किसी को भी अनम्यूट नहीं किया, म्यूट किसी को भी नहीं किया। सर वो मना कर रहा है, बोल रहा है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कैसे? बाकी तुम लोगों की तो आवाज आ रही, मैंने तो किसी को म्यूट नहीं किया, उसके में कुछ सेटिंग में दिक्कत होगी। यहाँ तो मैंने लगभग सबको अनम्यूट करके रखा हुआ है, किसी को भी म्यूट नहीं किया है। एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन फिर से कर लेगा। हाँ एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो रवीश। तो देखो यहाँ तक सबको समझ आया। तो देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझो, ये वेव के पैटर्न को देख के आप ये पता लगा सकते हैं कहीं कोई हाइपर इकोइक चीज है या नहीं है। तो देखो ये विट्रियस आपको यहाँ पे एकदम फ्लैट दिख रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे, एक मिनट इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे ये जो स्पाइक्स हैं, ये एक स्पाइक आ रही है, ये आ रही है, इसके बाद कॉर्निया की हो गई, इसके बाद लेंस के एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस की हो गई, उसके बाद आपकी आनी चाहिए स्पाइक कहाँ पे? रेटिना पे, रेटिना पे आनी चाहिए। लेकिन रेटिना से पहले ही एक स्पाइक आ रही है, वो किसकी है? ये स्पाइक है। ठीक है, दिख रही है स्पाइक?
रेटिना से पहले ये स्पाइक। अब ये स्पाइक यहाँ पे स्पाइक है, यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे, हाइपर इकोइक। हाइपर इकोइक। वेरी Hyper. गुड, हाइपर इकोइक एरिया है, इकोइक एरिया है, ठीक है। अब ये हाइपर इकोइक जो एरिया है, ये हाइपर इकोइक एरिया कुछ भी हो सकता है, मान लिया फॉरेन बॉडी हो सकता है, इट कैन बी पीवीडी, पीवीडी हो सकता है, इट कैन बी आरडी, आरडी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने इसको कैसे यहाँ पे रीड करना है कि यहाँ आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द स्कैन, बी स्कैन फोटोग्राफ, बी स्कैन फोटोग्राफ है यहाँ पे ये। इसमें आपको स्पाइक दिख रही है फॉर कॉर्निया, एंटीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल, एंड देयर इज वन हाइपर इकोइक एरिया, हाइपर इकोइक लीजन सीन इन दी विट्रियस कैविटी, इट मे बी फॉरेन बॉडी, पोस्टीरियर विट्रियस डिजनरेशन और रेटिनल डिटैचमेंट। ये आपको यहाँ पे हो सकती है। अब क्या क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी, कैसे कैसे हम करेंगे, ये आगे हम क्लिनिकल सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक कैसे आपको एक्सप्लेन करना है एक बी स्कैन को, वो यहाँ पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, ठीक है। सर अब देख- आपने हाँ बोला कि एंटीरियर कैप्सूल एंड पोस्टीरियर कैप्सूल की अलग अलग इमेजेस दिखेंगी, हाँ हाँ तो जैसे जो ये वाला आपने बी स्कैन की फोटो दिखाई है, हाँ हाँ, इसमें लेंस थ्रू एंड थ्रू वाइट क्यों दिख रहा है? लेंस थ्रू एंड थ्रू, देखो ये डिपेंड करता है कि आपने स्कैन कौन सा लिया है। यहाँ पे ये मैंने फोटो कहीं और से ली है, ये फोटो कहीं और से ली है। आपने एक्सियल स्कैन लिया है या थोड़ा सा टिल्ट करके, मान लिया मैं इसको यहाँ पे टिल्ट करूं तो भी तो मुझे ये दिखाएगा, हल्का सा टिल्ट करूं, मतलब यहाँ पे करूं चाहे यहाँ पे करूं चाहे यहाँ पे करूं, ये लगभग सेंट्रल फंडस ही दिखाएगा, ठीक है। या तो नेजल वाला दिखाएगा या टेम्पोरल वाला दिखाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लेंस का पार्ट है, ठीक है। लेंस में ही एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस आपको दिखाई दे रही है, उसके आगे एंटीरियर में कॉर्निया, कॉर्निया का स्पाइक है। अब बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। तो बट ये लेंस थ्रू एंड थ्रू वाइट क्यों दिख रहा है, हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? व्हाई इज द लेंस थ्रू एंड थ्रू हाइपर इकोइक? थ्रू एंड थ्रू हाइपर इकोइक, हेलो, हम उसको शुरुआत की दिखनी चाहिए ना, मिडिल की दिखनी चाहिए, तो हम उसको पूरे नहीं को शुरुआत से justify क्यों दिखनी चाहिए, यहाँ पे अगर, यहाँ पे हाँ। अगर वो है, यहाँ पे देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्पाइक दिख रहा है, यहाँ पे मस्ट बी इट इज डेंस, यहाँ पे स्पाइक दिख रहा है, इसका मतलब ये भी डेंस है। यहाँ पे स्पाइक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेंस नहीं है, ये भी डेंस है। यहाँ पे स्पाइक दिख के एकदम जीरो लेवल पे थोड़ी जा रही है स्पाइक, पोस्टीरियर कैप्सूल के पे फिर आ रही है, जीरो पे जा रही है क्या, यहाँ पे देखो नहीं। थोड़ा नीचे जा रही है, इसका मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर कैप्सूल ज्यादा डेंस है, बीच वाला उतना डेंस नहीं है, इसीलिए एकदम बेस लाइन को टच थोड़ी कर रहा है। ठीक है, तो अगर बस सपोज पेशेंट को कैटरेक्ट होगा तो वो उतना डिप नहीं आएगा, वो और डेंस हाँ दिखेगा। वो इतना डीप नहीं दिखेगा, हाँ वो और मतलब देखो एक बेसिक फंडा समझो ना, यहाँ पे मैंने बताया जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा यहाँ पे आपको स्पाइक दिखाई देगी, जितना कम डेंस होगा उतना कम स्पाइक यहाँ आपको दिखाई देगी। तो एंटीरियर पोस्टीरियर कैप्सूल ज्यादा डेंस है, वहां से रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है, तो इसीलिए उसमें स्पाइक्स दिख रहे हैं। बीच में सेंटर जो है वो उतना डेंस नहीं है, तो अब जब लेंस कैटरेक्टस हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा, तो वो भी आपको एकदम ऐसे दिखेगा, फिर दूसरा स्पाइक ऐसे दिखेगा, ठीक है सर। ठीक है। और किसी का कोई कंफ्यूजन? Sir, can we identify which eye we are examining, sir, by seeing the scan? स्कैन देख के हाँ ये तो सर। नहीं, स्कैन देख के तो आप आई का अंदाजा नहीं लगा सकते, स्कैन कौन सा है ये अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि Okay, इसके, हाँ स्कैन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल है, एक्सियल है, ठीक है, या फिर ट्रांसवर्स है, ये बता सकते हैं, आई नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोनों आई में सेम एक जैसे स्ट्रक्चर आएंगे। सर इसमें ऑप्टिक नर्व कहाँ दिख रहा है एक्सियल स्कैन में? देखो ये एक्सियल स्कैन में ऑप्टिक नर्व यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने बताया ये मैंने कहीं और से लिया है, ये मैंने कहीं और से लिया है। यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व दिखेगा एक्सियल स्कैन में, वो ऑप्टिक नर्व ब्लैक दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये एग्जैक्ट इसका नहीं है, ये एग्जैक्ट इसका नहीं है। मैं आगे स्लाइड में दिखाऊंगा तब बताऊंगा कहाँ पे, शायद अगली स्लाइड है जिसमें आपको दिखाई देगा, इसमें नहीं है सर, ये है, ये देखो यस सर। इसमें दिख रहा है, ये है, ये है ऑप्टिक नर्व का, ठीक है। ओके सर। और किसी का कोई कंफ्यूजन, किसी और को कुछ और पूछना है, अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ लो एक्सियल स्कैन तक।
कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट देखो ट्रांसवर्स स्कैन। तो ट्रांसवर्स स्कैन में जो कॉमन पॉइंट थे जो मैंने अभी तक बताए हैं ट्रांसवर्स स्कैन में, उसको जल्दी से रिपीट करेगा रवीश। क्या क्या मैंने बताया है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया मैंने रवीश? सिग्नल गए लग रहा है उसके। अरीबा, क्या मैंने ट्रांसवर्स स्कैन में अभी तक बताया है स्पेशल? जी सर। सर ट्रांसवर्स स्कैन पेरिफेरल पैथोलॉजी जो हाँ, लेटरल एक्सटेंट ऑफ पेरिफेरल, पैथोलॉजी को लेटरल पैथोलॉजी को बताता है, लेटरल पैथोलॉजी करता को। है। चलो ठीक है, एक चीज जी ये हो गई। सर, इसका प्रोब का जो मार्कर होता है वो लिम्बस के पैरेलल प्लेस्ड रहेगा। पैरेलल, वेरी गुड, पैरेलल होना चाहिए प्रोब जो मार्कर है। As we move from pupil to fornix, the scan will move from posterior वेरी गुड, pole to वेरी गुड। तो ora serratum. हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था, आगे आप लोगों को एकदम इजीली समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एकदम और इजीली क्लॉक समझ। हाँ आवर्स लेता है सर ये है, 6 क्लॉक आवर्स का हाँ वेरी pulse. गुड। तो ये 6 क्लॉक आवर का, यहाँ पे देखो ये प्रोब को मैंने यहाँ रखा है। अब मैं इसको फॉर्निक्स की तरफ ले जा रहा हूँ, कंजक्टिवल फॉर्निक्स की तरफ। तो देखो यहाँ पे जो स्कैन आ रहा था वो स्कैन अब कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। अब Yes. देखो इसमें पेशेंट का जो मूवमेंट है, आई का मूवमेंट, इसमें हमें करना क्या है? देखो अगर हमें इंफीरियर रेटिना का लेना है स्कैन तो हमें सुपीरियर पे रखना पड़ेगा, सुपीरियर का लेना है तो इंफीरियर पे रखना पड़ेगा। तो पेशेंट की आई मूवमेंट किधर करनी है? अगर मुझे सुपीरियर रेटिना का लेना है तो मुझे स्क्लेरा पे रखना पड़ेगा इंफीरियरली। तो उसकी आई, उसको ऊपर देखने के लिए बोलेंगे या नीचे? ऊपर। ऊपर, वेरी गुड। ऊपर जितना देखेगा वो उतना उसकी जो स्क्लेरा है उतना एक्सपोज होगी इंफीरियर वाली, और इंफीरियर वाली जितनी ज्यादा एक्सपोज होगी उतना ज्यादा अच्छा स्कैन आएगा, उतना ज्यादा पेरिफेरी तक स्कैन कर पाओगे आप। तो समझ आई बात? तो उसके अलावा जो मैंने अभी तक बताया, उसके अलावा एक चीज ये है कि पेशेंट को देखने के लिए बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर इंटरेस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर इंटरेस्ट, ऑब्जर्वर इंटरेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इंटरेस्ट का? कि अगर सुपीरियर में इंटरेस्ट है, सुपीरियर रेटिना देखना चाहता है तो ऊपर ही देखने के लिए बोलेंगे, और इन्फीरियर रेटिना को देखना चाहता है तो इन्फीरियर में देखने के लिए बोलेंगे, टेम्पोरल को देखना चाह रहा है तो टेम्पोरली देखने के लिए बोलेंगे, नेजल को देखना चाह रहा है तो नेजली देखने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं? तो अब देखो एक चीज मैंने यहाँ पे जो वहां पे बताई वही यहाँ पे बताऊंगा। जो मैंने बताया था पैरेलल टू द लिम्बस होगा यहाँ पे मार्कर, पैरेलल टू दी लिम्बस होगा, टू दी लिम्बस। ठीक है। तो अब देखो ये दिख रही है तुम लोगों को? ये दिख रही है, ये स्कैन वाली जो लाइन दिख रही है, ये इस लाइन के एकदम पैरेलल है कि नहीं है? लिम्बस से अगर मैं लाइन खींचूं तो इस लाइन के एकदम पैरेलल है ये वाली लाइन। जा रही है कि नहीं जा रही है? Yes. तो हाँ, ये कैसे हो रहा है? जब आपने नेजली रखा है इसको, और नेजल रखने के बाद यहाँ पे ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं ये आई है, आई में मार्कर यहाँ पे अगर मैं सुपीरियर में रखता हूँ प्रोब को, तो मार्कर किधर होना चाहिए हमारा? जो मैं इसके पैरेलल आएगा, लिम्बस के पैरेलल आएगा, सुपीरियर या नेजल? मार्कर किधर होना चाहिए, सुपीरियर या नेजल? नेजल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेजल में ही क्या होगी, हॉरिजॉन्टल स्लिट बनेगी, फिर इसके पैरेलल हो जाएगा। फिर अब इसी का अपोजिट मैं करूं, अगर मैं नेजली रखता हूं इसको प्रोब को, तो मार्कर कहाँ होना चाहिए जो हमारा पैरेलल हो जाए? सुपीरियर। सुपीरियर, वेरी सुपीरियर होगा तो ऐसी स्लिट बनेगी और ये पैरेलल हो जाएगी लिम्बस के। तो ऐसे आपने रखना है ताकि लिम्बस के पैरेलल हो जाए। तो ये हो गया आपका। लेकिन मेन फंडा वही है, अगर इंफीरियर रेटिना देखना है तो सुपीरियर रखो, सुपीरियर रेटिना देखना है तो इंफीरियर रखो, टेम्पोरल रेटिना देखना है तो नेजल, और नेजल रेटिना देखना है तो टेम्पोरल। बस आपने ये याद रखना, पेशेंट को जिधर आपने देखना है, जिस रेटिना को ऑब्जर्व करना है उसी तरफ देखने के लिए बोलना है। अगर मान लिया नेजल रेटिना को देखना है आपने, तो पेशेंट को नेजली देखने के लिए बोलो और यहाँ पे प्रोब रखो, और जितना पीछे तक जाओगे उतना पोस्टीरियर आपको पेरिफेरल तक आपको रेटिना दिखेगी। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा, 6 क्लॉक आवर तक का इसमें आपको वो मिलेगा, 6 क्लॉक आवर्स तक का इसमें एक बार में स्कैन होगा, एट ए टाइम स्कैनिंग जो होगी वो 6 क्लॉक आवर की होगी। तो इतना अगर आपको समझ आ गया है, अगर अभी भी किसी को नहीं आया तो मैंने और 2-4 स्लाइड रखी हैं इसमें ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए ट्रांसवर्स स्कैन। देखो नेक्स्ट है, ये देखो आपने
इन्फीरियर देखो आपने यहाँ इसमें पहले ये बताओ आपने कौन सी रेटिना यहाँ पे देखोगे, कौन सी रेटिना यहाँ पे? सुपीरियर रेटिना। वेरी गुड, अब सबको समझ आ रहा है, सुपीरियर है। अब यहाँ पे मार्कर ये बताओ पैरेलल है लिम्बस के या फिर परपेंडिकुलर है? पैरेलल। पैरेलल है, यानी नेजली मैंने यहाँ रखा है मार्कर, तो यहाँ पे पैरेलल हो गया। सुपीरियर रेटिना कितना दिखाएगा? 6 क्लॉक आवर, 6 क्लॉक आवर yes, दिखेगी ना, तो ये आपको यहाँ Yes. पे दिख रही है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको सुपीरियर रेटिना का 6 क्लॉक आवर 9 to 3 आपको यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बोलूं कि ये जो रेटिना का ये सुपीरियर वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको सुपीरियर में कोई पैथोलॉजी दिख रही है, आईडियो किया आपने और सुपीरियर में पैथोलॉजी दिख रही है, तो आप इन्फीरियर रखेंगे तो इजीली यहाँ पे आपको पैथोलॉजी दिख जाएगी। अब यहाँ पे कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे कि ये वाला पार्ट कौन सा है? ये तो यहाँ पे मार्कर नेजली है, तो ये जो रेटिना की नेजल वाला पार्ट है 3 o'clock वाला वो ये है, और 9 o'clock वाला पार्ट ये है। समझ आ रही है बात? ओके सर। Yes, sir. जिधर मार्कर है सुपीरियर रेटिना का वो वाला वो पार्ट। हाँ, वो ये मैंने पहले भी ऊपर है। बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिधर मार्कर है वो वाला सुपीरियर होगा, और मार्कर के अपोजिट वाला पार्ट जो है वो आपका इन्फीरियर होगा। समझ आ गई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है? No, तो देखो इसको और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे मुझे बताओ कौन सी रेटिना दिखाई देगी? और inferior. इन्फीरियर रेटिना, वेरी गुड। यहाँ पे आपने सुपीरियर रखा है, मार्कर पैरेलल है लिम्बस के या परपेंडिकुलर है? Parallel. पैरेलल है, तो इन्फीरियर रेटिना में कितना डिग्री आपको दिखाई देगा? 6 क्लॉक आवर, 6 क्लॉक आवर. 6 क्लॉक आवर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नेजल की तरफ है मार्कर, तो यहाँ पे देखोगे 6 क्लॉक आवर आपको ये दिख रही है, 6 क्लॉक आवर की रेटिना, ये 6 क्लॉक आवर की इन्फीरियर रेटिना दिख रही है, इन्फीरियर रेटिना। अब इन्फीरियर में भी नेजल और टेम्पोरल होगा, इन्फीरियर में भी कुछ नेजल वाला पार्ट होगा, कुछ टेम्पोरल। तो नेजल किधर आएगा? सुपीरियर में। Superior. हाँ, इसका जो स्कैन है ये नेजल वाला पार्ट है और ये टेम्पोरल वाला पार्ट। क्लियर हुआ सबको? कोई कंफ्यूजन Yes, यहाँ sir. तक? हाँ, नहीं तो अब देखो और थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। ये बताओ इसमें आपको कौन सी रेटिना दिखाई देगी? नेजल। Nasal. वेरी गुड, अब लगभग सबको समझ आ गया है। प्रोब देखो यहाँ पे सुपीरियर है कि नेजल है? सुपीरियर। सुपीरियर है, तो Superior. सुपीरियर है तो स्लिट ऐसी बनेगी वर्टिकल, तो ये पैरेलल है लिम्बस के Parallel या हो जाएगा। परपेंडिकुलर? पैरेलल। पैरेलल, वेरी गुड। Parallel. तो यहाँ पे आपको नेजल वाला 6 क्लॉक आवर का ये रेटिना आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है रेटिना का 6 क्लॉक आवर का। तो अब मुझे बताओ ये आपको 6 क्लॉक आवर की रेटिना यहाँ पे बी स्कैन में दिख रही है, ये सुपीरियर में कौन से पार्ट होगा रेटिना का? सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल रेटिना। हाँ, 12 क्लॉक आवर का इधर होगा, 6 क्लॉक आवर का इधर होगा। क्लियर? Yes. ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। एक और इसका बचता है, वो भी देख लेते हैं, फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये बताओ मेरे को इसमें कौन सा पार्ट दिखाई देगा रेटिना का? टेम्पोरल। टेम्पोरल, वेरी गुड। आपने नेजल रखा है इसको, और ये देखो मार्कर सुपीरियर है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से लिम्बस से लाइन खींचता हूँ तो ये इसके परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? पैरेलल। पैरेलल, वेरी गुड, पैरेलल है। और टेम्पोरल वाला 6 क्लॉक आवर की रेटिना को ये बता रहा है। तो अगर टेम्पोरल की कोई पैथोलॉजी है रेटिना में, अब देखो पेशेंट को भी किधर देखने के लिए बोला है? टेम्पोरल देखने के लिए बोला है, और यहाँ पे टेम्पोरल देखेगा तो उतना ज्यादा स्क्लेरा एक्सपोज होगा, जितना ज्यादा स्क्लेरा एक्सपोज होगा उतना ज्यादा हमें क्लियर रेटिना पेरिफेरी तक दिखाई देगी। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे ये 6 क्लॉक आवर की रेटिना आपको एकदम क्लियर दिखाई दे गई। अब मुझे बताओ ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है? 12 और 6। हाँ, क्योंकि ये सुपीरियर में, तो सुपीरियर 12 वाला ये है और 6 वाला ये है। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन बची होगी। रवीश, Yes, sir. No, sir. अभी भी अगर किसी को बची है तो देख लो। नेजल वाला पार्ट ये है, तो यहाँ पे मुझे उल्टा बताओ, यहाँ पे प्रोब कहाँ रखा होगा? टेम्पोरल। टेम्पोरल में होगा, टेम्पोरल में होगा। टेम्पोरल में पेशेंट किधर देख रहा होगा? नेजल। नेजल, वेरी गुड, नेजल में देख रहा होगा। ठीक है, और मार्कर की डायरेक्शन बताओ, 12 मार्कर की o'clock. डायरेक्शन 12 to 6. 12 o'clock. नेजल। नेजल। नेजल, नहीं मार्कर की टेम्पोरल। टेम्पोरल। टेम्पोरल नहीं, सुपीरियर होगी ना, 12 o'clock. सुपीरियर। 12 to 6. तभी तो आप टेम्पोरल नेजल लोगे ना। देखो मैं इसको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक भी डाउट तुम्हारा बच ना जाए। यहाँ पे देखो मैंने पहले भी बताया था, अगर सुपीरियर होगा तो आपको डिटेल किसकी मिलेगी? टेम्पोरल नेजल की।
हाँ नेजल अगर होगा तो आपको किसकी डिटेल, सुपीरियर इन्फीरियर की मिलेगी। अब हर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मार्कर की डायरेक्शन क्या होगी, सुपीरियर। सुपीरियर, वेरी गुड। superior चलो ये पॉइंट आपने याद रखना है हर बी स्कैन में। यहाँ बताओ ये यहाँ पे प्रोब कहाँ रखी होगी, नेजल एरिया में Nasal. रखो। nasal यहाँ पे प्रोब नेजल एरिया में रखी है। Yes, sir. सर तभी टेम्पोरल एरिया दिखता हाँ है। वेरी गुड, नेजल में रखी है, वेरी गुड, सही कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो। ये नेजल में रखी है और यहाँ पे आपको ये कितना एरिया दिख रहा है रेटिना का, 6 o'clock 6 क्लॉक आवर। हाँ 6 क्लॉक आवर टेम्पोरल रेटिना आपको दिख रहा है, टेम्पोरल रेटिना। चलो ठीक है, तीसरा पॉइंट मार्कर की डायरेक्शन बताओ। मार्कर सुपीरियर। सुपीरियर, वेरी superior गुड। भी हाँ सुपीरियर होगा मार्कर। लगभग इसमें सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आप देखो एक और यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको सुपीरियर एरिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सुपीरियर एरिया अगर यहाँ पे है तो पेशेंट किधर देख रहा होगा, superior Superiorly. सुपीरियर। सुपीरियर देख रहा होगा। दूसरा पॉइंट मुझे ये बताओ, मार्कर की डायरेक्शन inferior नेजल। nasal कोई डायरेक्शन देखो यहाँ पे मैं पहले nasal फिर बता रहा हूँ, बार बार Nasal. बता रहा हूँ, या तो सुपीरियर होगी, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, या तो सुपीरियर होगी या नेजल होगी। अगर सुपीरियर होगी तो टेम्पोरल नेजल वाला आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा एरिया, और अगर नेजल है मार्कर तो आपको सुपीरियर इन्फीरियर वाला दिखाई देगा। तो नेजल वाला हमने देख लिया, सुपीरियर टेम्पोरल नेजल वाला देख लिया, सुपीरियर इन्फीरियर वाला है। तो यहाँ पे मार्कर किस डायरेक्शन में होगा, Nasal. nasal नेजल। हाँ नेजल में होगा, तभी आपको सुपीरियर इन्फीरियर दिखाई देगा। मार्कर हो गया, सुपीरियर की तरफ पेशेंट देख रहा है, मार्कर हो गया। और यहाँ पे आपको कौन सी रेटिना दिख रही है, सुपीरियर रेटिना। कितना क्लॉक आवर दिख रहा है, 6 क्लॉक आवर। 6 क्लॉक आवर। ठीक है, अब इसमें बताओ पेशेंट किधर देख रहा होगा, superior इंफीरियर। inferior देखो जिधर आपको रेटिना देखनी है पेशेंट को भी उधर ही देखना है। ठीक है, पेशेंट को इन्फीरियर देखना है, और उसके बाद तुम्हें प्रोब किधर रखनी है, यहाँ पे सुपीरियर। सुपीरियर, वेरी गुड, सुपीरियर। मार्कर यहाँ पे आपने कहाँ रखना है, nasal नेजल। nasal नेजल आप रखेंगे तभी आपको सुपीरियर इन्फीरियर मिलेगा। तो मार्कर जो है वो नेजल होगा। और कितना डिग्री यहाँ पे दिखा रहा है आपको, 6 इंफीरियर 6 o'clock क्लॉक आवर। अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई होगी इसमें भी। जो ट्रांसवर्स स्कैन है इसमें किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, मैं और सिंपल कर दूंगा अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया हो तो। है किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक, कोई है धुरंधर जो अभी भी बचा हुआ है जिसको समझ ना आया हो ये, तो चलो सबको समझ आ गया इसका मतलब। तो हमारे पास 2 स्कैन यहाँ कंप्लीट हो गए, 2 पोजीशन, एक्सियल पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन में हमने सेंट्रल फंडस देखा था। मैं फिर से यहाँ समराइज कर देता हूँ एकदम ब्रीफ में, जो आप नोट्स भी बना सकते हैं। पहला एक्सियल वाला था, एक्सियल में हमने रेटिना की कोई सेंट्रल पैथोलॉजी को एकदम मैग्नीफाई करके देख लिया था। सेंट्रल पैथोलॉजी को यानी पोस्टीरियर पोल को। और उसके बाद दूसरा हमने देखा ट्रांसवर्स स्कैन। ट्रांसवर्स स्कैन में हमने सेंटर से पेरिफेरी वाले पार्ट को, पोस्टीरियर पोल से पेरिफेरी वाले पार्ट को देखा। ठीक है, तो हमें लगभग पेरिफेरी वाले पार्ट को देखा, तो हमें लगभग रेटिना के सारी चीजें सेंट्रल मतलब हमको एक्सियल स्कैन में और ट्रांसवर्स स्कैन में लगभग रेटिना का सारा पार्ट कवर हो गया, लेकिन हमें डिटेल में नहीं पता चला। इसको मैंने पहले भी बोला था कि जैसे हम डिफ्यूज इल्यूमिनेशन करते हैं कॉर्निया का, तो हमें लगभग पता चल जाता है कि यहाँ पे पैथोलॉजी है, मान लिया उसकी 3 o'clock आवर में पैथोलॉजी है, लेकिन डिटेल जानने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिट बनाते हैं। वैसे ही अगर हमें पता चल गया कि मान लिया 10 o'clock आवर में पैथोलॉजी है इसकी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्कैन, ताकि वहां पे हमें डिटेल में पता चले इसका जो रेडियल एक्सटेंट है 10 o'clock आवर का, जो वहां पे पैथोलॉजी है उसको हमें डिटेल में पता चले कि हाँ इसका रेडियल एस्पेक्ट क्या है इस पैथोलॉजी का। तो उसको डिटेल में जानने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्कैन को हम क्लियर कर लेते हैं। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्कैन। तो अब पहला पॉइंट जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं लॉन्गिट्यूडनल स्कैन के बारे में, वो मुझे अरीबा बताएगी क्या क्या हम पढ़ चुके हैं लॉन्गिट्यूडनल स्कैन के बारे में। सर स्लिट एग्जामिनेशन होता है 1 क्लॉक आवर का, पैथोलॉजी का रेडियल हाँ एक्सटेंट। देखो मैंने स्लिट जो बताया है ना,
उसको यहाँ यूज नहीं करना। वो मैंने इसलिए बताया था ताकि आप उसको कोरिलेट कर सकें, उसको टैग कर सकें कि हाँ क्या चीज होती है। यहाँ पे आप Okay. हमेशा रेडियल एक्सटेंट बताएं। रेडियल एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजी। हाँ रेडियल और एक्सटेंट, हाँ एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजी, ऑफ पैथोलॉजी। और सबसे पहले आपने जो बोलना है ना इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है परपेंडिकुलर। जो मार्कर है इसका, Probe is प्रोब मार्कर जो मार्कर है, इज हाँ परपेंडिकुलर टू वो द हमेशा लिम्बस। परपेंडिकुलर होना चाहिए लिम्बस के, परपेंडिकुलर टू द लिम्बस। तो अब देखो, अब मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा परपेंडिकुलर कैसे होगा। जैसे हमने देखा था ना उसमें, इसमें ट्रांसवर्स, हाँ ट्रांसवर्स स्कैन में पैरेलल कब हो रहा था, अगर मैं नेजल रख रहा हूँ प्रोब को, तो मार्कर किधर हो जो इसके परपेंडिकुलर होगा, या सुपीरियर में हो, तभी इसके पैरेलल होगा ना। मार्कर सुपीरियर में हो, अगर मैं नेजली रख रहा हूँ तो सुपीरियर में मार्कर होगा तो इसके पैरेलल होगा लिम्बस के। और अगर मुझे परपेंडिकुलर करना है लिम्बस के, तो मैं मार्कर को किधर कर दूंगा, बोलो। नेजली, वेरी गुड, नेजली कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल स्लिट बन जाएगी। इसमें हॉरिजॉन्टल बनते ही इसमें इसके एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक चीज, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैंने प्रोब को यहाँ रखा है, सुपीरियर रखा है, इन्फीरियर रेटिना देखने के लिए सुपीरियर रखा है, तो अगर पैरेलल करना है मुझे लिम्बस के, तो मार्कर को कहाँ रखूंगा, किस डायरेक्शन में रखूंगा मार्कर को, अगर मुझे लिम्बस के पैरेलल रखना है? नेजली, वेरी गुड, नेजली पैरेलल रहेगा। लेकिन अगर मुझे परपेंडिकुलर करना है इसके लिम्बस के, तो मुझे मैं कहाँ रखूंगा, superior. सुपीरियर, वेरी गुड, सुपीरियर। तो जस्ट उसके अपोजिट है, उसमें जो मार्कर आप यूज कर रहे थे, जस्ट उसके अपोजिट कर दोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसी की डायरेक्शन में अगर करोगे तो पैरेलल हो जाएगा। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, परपेंडिकुलर कैसे करना है मार्कर को? नहीं? तो अब देखो, इसमें आपको जो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ मिलेगी, वो कैसी इन्फॉर्मेशन होगी? देखो देखो, एक चीज यहाँ पे तो ये हो गया। अब यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको कितना स्कैन मिल रहा है? आपको स्कैन ये मिल रहा है कहाँ से, ऑप्टिक डिस्क से, ऑप्टिक डिस्क से पेरिफेरी तक। ये मान लिया इतना यहाँ पे ये स्कैन कर रहा है। तो इसको उससे कंफ्यूज मत करना, किससे, ट्रांसवर्स स्कैन से। ये कितना है, मान लिया ये ऑप्टिक डिस्क है और ये स्कैन आ रहा है, तो कितना स्कैन आ रहा है, ये स्कैन इतना बस ले रहा है, इतना, यानी 1 क्लॉक आवर कवर कर रहा है, 1 क्लॉक आवर कवर कर रहा है। कहां से, ऑप्टिक डिस्क से। तो ऑप्टिक डिस्क को अगर मैं मानूं एक वॉच की तरह मानूं, ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ऑप्टिक डिस्क को मैं ये मान रहा हूं। तो अगर मुझे ऑप्टिक डिस्क से 12 क्लॉक आवर में मुझे वो करना है, क्या, स्कैन करना है, 1 क्लॉक आवर 12 पोजीशन में अगर मुझे स्कैन करना है सुपीरियर डायरेक्शन में, सुपीरियर डायरेक्शन में, तो मैं प्रोब को कहाँ रखूंगा, इन्फीरियरली, वेरी गुड, इन्फीरियरली रखूंगा। तो वो क्या करेगा, मुझे सुपीरियर वाला पार्ट जो है, वो 1 क्लॉक आवर का सुपीरियर वाला पार्ट की डिटेल मुझे बताएगा। समझ आ रही है बात? अगर मुझे क्या करना है, टेम्पोरल वाला पार्ट देखना है, यहाँ से मुझे 1 क्लॉक आवर वाला 1 क्लॉक आवर वाला रेडियल एक्सटेंट देखना है ऑप्टिक डिस्क से, तो मैं इसको कहाँ रखूंगा, प्रोब को नेजली, वेरी गुड। इसको वही सेम फंडा है, कोई अलग नहीं है। बस यहाँ करना क्या है, यहाँ करना बस ये है कि आपने परपेंडिकुलर करना, और परपेंडिकुलर कैसे करेंगे, आपको जो ट्रांसवर्स सेक्शन में बताया था, जस्ट उसका अपोजिट कर देना है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें आप मोर डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा, रेडियल एक्सटेंट, और मोर डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा पैथोलॉजी का, रेडियल एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजी, एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। तो अब मैंने बताया हर क्लॉक आवर लेता है, तो इसको करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अच्छे से डिटेल में बताता है। यानी 12 क्लॉक आवर में रख के देख लिया, फिर 1 पे रख के देख लिया, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, मतलब पूरा 12 क्लॉक आवर पे रख रख के हम देखेंगे तो हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पे। क्या एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्रोब की मार्कर की पोजीशन मैंने बता दी है। ये मान लिया 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैंने मार्कर प्रोब को यहाँ रखा, ठीक है, 12 क्लॉक आवर पे। तो अब मुझे बताओ कौन से रेडियल एक्सटेंट कौन सी रेटिना के दिखाई देगा, सुपीरियर अगर मैंने रखा,
6 o'clock. 6 o'clock. तो वेरी 6 क्लॉक आवर का मुझे दिखाई देगा। अब मुझे प्रोब की यहाँ पे पोजीशन बताओ, प्रोब की वो मार्कर की डायरेक्शन सुपीरियर। हाँ सुपीरियर रहेगी यहाँ पे मार्कर की डायरेक्शन, तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूँ प्रोब को, तो मुझे कौन सी रेटिना का कौन सा रेडियल एक्सटेंट दिखाई देगा, कौन से क्लॉक आवर का? अगर मैं 1 o'clock पे रख रहा हूँ 7 o'clock. 7 वेरी गुड। 7 o'clock. ऐसे ही मैं 2 o'clock पे रखूंगा तो कौन सा एक्सटेंट दिखाई 8. देगा? 8 का। 3 पे रख रहा हूँ तो 9 का, और 4 पे रख रहा हूँ तो 10 का, 5 पे रख रहा हूँ तो 11 का, ऐसी 6 पे रख रहा हूँ तो 12 का, 7 पे रख रहा हूँ तो 1 का, 8 पे 2 का, 9 पे 3 का, 10 पे 4 का और 11 पे 5 का। तो ये लगभग ऑप्टिक डिस्क से पेरिफेरी तक की सारी डिटेल आपको डिटेल में बता रहा है पैथोलॉजी को कि नहीं बता रहा? बताओ, समझ आ रही है बात? लगभग पूरी रेटिना को ये भी कवर कर रहा है, लेकिन डिफरेंस बस यही है एक्सियल और ट्रांसवर्स सेक्शन में, इसमें ये रेडियल एक्सटेंट यानी मोर डिटेल्ड आपको डिटेल वो बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट द पैथोलॉजी। यानी देखो वहां पे 6 क्लॉक आवर का एरिया कवर कर रहा था ट्रांसवर्स स्कैन में 6 क्लॉक आवर एरिया कवर कर रहा था। तो नो डाउट अगर ज्यादा काम करवाओगे किसी स्कैन को तो वहां पे जो पैथोलॉजी का एक्सटेंट है, डिटेलिंग है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, मैग्निफिकेशन थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रोब से एक पर्टिकुलर क्लॉक आवर का अगर करवाओगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करके आपको देगा उस पर्टिकुलर पैथोलॉजी, उस पर्टिकुलर क्लॉक आवर की पैथोलॉजी को। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ लो। कुछ पूछना है? रवीश, अरीबा, निहारिका, आदित्य, आफ्ताब, स्वप्न, निलंजन, रागिनी, राखी, रोहिणी, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं तो चलो ठीक है, लगभग सबको यहाँ तक तीनों स्कैन समझ आ गए। रेटिना का कौन सा जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, कौन से पार्ट में पैथोलॉजी है वो आपने आईडीओ, डीओ या 90D से देख ली है। अब आपको बी स्कैन से देखनी है, तो अब आपके दिमाग में बस ये चलना चाहिए कि कौन सा मैं स्कैन करूं तो कौन सा पार्ट मुझे दिखाई देगा, तो मैं कहाँ पे प्रोब को रखूं, कहाँ पे मार्कर रखूं, तो आपको एकदम क्लियरली वो पैथोलॉजी दिख जाएगी। यहाँ तक मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट देखो, प्रोब को यहाँ पे देखो 3 पोजीशन में मैंने रखा है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया, देखो यहाँ पे नेजल में रखा है, देखो यहाँ पे मैं 3 पोजीशन का बता देता हूँ। बाकी 12 पूरी 12 पोजीशन में हम करते हैं, लेकिन पूरी 12 में करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गई ना पैथोलॉजी कहाँ पे है, मान लिया 6 क्लॉक आवर में पैथोलॉजी है, तो आप क्या करो 12 क्लॉक आवर में प्रोब को रख दो, पेशेंट को नीचे देखने के लिए बोलो, 12 क्लॉक आवर में रख दो और वहां पे उसका एक्सटेंट देख लो। अगर मान लिया पैथोलॉजी जो है वो पर्टिकुलर 1 क्लॉक आवर में नहीं है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मान लिया 6 क्लॉक आवर में नहीं है, 5 to 7 के बीच में है पैथोलॉजी, तो आप कौन कौन से क्लॉक आवर में करोगे स्कैन? 11 to 1 o'clock. वेरी गुड, 11 to 1 में करके देख लो, तो पूरा 12 क्लॉक आवर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे नेजल में रखा है, और ये मुझे बताओ मार्कर परपेंडिकुलर है लिम्बस के या पैरेलल है? परपेंडिकुलर टू वेरी गुड, परपेंडिकुलर है ये इसके। तो यहाँ पे आपको कौन सी रेटिना का पार्ट दिखाई देगा? टेम्पोरल है टेम्पोरल कौन सा क्लॉक आवर में बताओ? अगर मैं 9 o'clock 9 क्लॉक वाला दिखाई देगा। इसमें पेशेंट को किधर देखने के लिए बोलना है? टेम्पोरल वेरी गुड, वही होगा, बाकी सब सेम है, जो ट्रांसवर्स सेक्शन का था वही सेम है। यहाँ पे मैंने प्रोब को इन्फीरियरली रखा है 6 क्लॉक आवर में। यहाँ पे प्रोब की डायरेक्शन बताओ, परपेंडिकुलर मार्कर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है लिम्बस के एकदम, और परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कौन सा स्कैन, कौन से क्लॉक आवर दिखाई देगा आपको? 12 म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे 12 क्लॉक आवर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो मैंने टेम्पोरल में रखी है, तो पेशेंट को किधर देखने के लिए बोलूंगा? नेजल, हाँ नेजल देखने के लिए बोलूंगा। और यहाँ पे मैंने 9 o'clock पे रखा है, तो कौन सी रेटिना मेरे को दिखाई देगी? 3 o'clock 3 o'clock. हाँ यहाँ पे रेटिना आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे पूरा 3 क्लॉक आवर में अगर आपको सस्पेक्टेड है कि मान लिया 3 क्लॉक आवर की में कोई पैथोलॉजी है, तो वहां से आप इसको देख के आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये लगभग खत्म हो गया यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन। तो अगर अभी किसी को तीनों स्कैन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, किसी को तीनों स्कैन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो,
कैसे करते हैं, किधर प्रोब की डायरेक्शन रहेगी, किधर मार्कर की डायरेक्शन रहेगी, किस डायरेक्शन में प्रोब को रखेंगे तो कौन सा सेक्शन आएगा, कौन सी रेटिना का हमें पार्ट दिखाई देगा डिफरेंट पोजीशंस में। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्योंकि इसके आगे मैं पूछने वाला हूँ। नहीं है इसका मतलब किसी को प्रॉब्लम हाँ, तो आ जाओ वाइवा सेक्शन में। तो वाइवा में क्या स्पेसिफिकली पूछा जाता है, आपने कैसे एक्सप्लेन करना है वाइवा का सेक्शन। तो देखो यहाँ पे अब एक्सप्लेन करेगी इसको अरीबा, कैसे इसको मान लिया फंडस, ये आपको फोटोग्राफ दिया हुआ है टेबल वाइवा में, टेबल वाइवा में, तो यहाँ पे कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, हाउ डू यू एक्सप्लेन Yes, sir. बी स्कैन। कौन सा स्कैन है मुझे Sir- पता नहीं है, तो आप बताओगे कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे। This is a B scan ultrasonography. This is the photograph of B scan ultrasonography. This is a photograph of B scan ultrasonography showing the hyper echoic lens shadow, then equilucent with equilucent anterior vitreous equilucent, हाँ and in the posterior part we see a hyper echoic membrane very good membranous structure structure and there is a hyper echoic retinal हाँ रेटिनल retinal स्ट्रक्चर layer. हाइपर इकोइक है। तो देखो यहाँ पे आप Retinal बोलोगे दिस layer. इज, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे देखो आपने बोलना है दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ बी स्कैन। बी स्कैन फोटोग्राफ है इन विच वी सी द हाइपर इकोइक एरिया ऑफ कॉर्निया, लेंस एंड इकोल्यूसेंट एरिया ऑफ विट्रियस, इकोल्यूसेंट विट्रियस, एंटीरियर विट्रियस। सही बोला है अरीबा ने। इसके बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा है क्या है, Vitreous opacity. हाँ आपको पता नहीं है क्या है यहाँ पे, Few तो आपको hyper echoic. हाँ हाइपर Few इकोइक, hyper echoic. फ्यू हाइपर इकोइक लीजन आपको दिख रहे हैं इन दी विट्रियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इकोल्यूसेंट आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि विट्रियस को क्या बोलोगे तब आप इकोल्यूसेंट बोलोगे, वरना आपको बस पैथोलॉजी बोलनी है कि हाइपर इकोइक लीजन। आपको कई सारे लीजन दिख रहे हैं यहाँ पे, many dot lesion, hyperechoic lesion are seen in the vitreous, and there is also hyperechoic membranous structure seen on anterior to the retinal layer. retina के layer के anteriorly आपको hyperechoic membranous structure दिख रहा है। तो hyperechoic membranous structure, तो यहाँ पे क्या आपका डायग्नोसिस बनेगा, डीडी क्या बनेगा, डीडी PVD. Sir, PVD और RD. वेरी गुड। यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस स्कैन को देख के आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये पीवीडी है या आरडी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का आता है कि कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये पीवीडी है या आरडी है। By decreasing the gain. वेरी गुड, डिक्रीज इन द गेन। अगर आप गेन को डिक्रीज कर रहे हैं तब क्या होगा, पीवीडी जो है वो एब्सेंट हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। वेरी गुड, डिसअपीयर हो जाएगा, जबकि आरडी जो है वो परसिस्ट करेगा, ये परसिस्ट करेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन है किसी को यहाँ तक, नहीं है इसका मतलब। चलो ठीक है, नेक्स्ट रवीश बताएगा। नेक्स्ट इसका बी स्कैन फोटोग्राफ ये बताओ। आवाज नहीं आ रही है, आप कहाँ पे हैं रवीश? हेलो, हाँ हाँ आप बताओ इसको, एक्सप्लेन करो। बी स्कैन फोटोग्राफ हाँ showing hyperechoic opacities in the anterior vitreous हाँ and hyperechoic opacities in the posterior vitreous also. पूरा विट्रियस में बोल सकते हैं, मल्टीपल हाइपर। हाँ यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है, देयर इज मल्टीपल हाइपर इकोइक लीजन सीन इन द विट्रियस, या मल्टीपल हाइपर इकोइक ओपेसिटी सीन इन द विट्रियस। आगे So the differential diagnosis could be vitreous hemorrhage. हाँ, इट कैन बी विट्रियस हेमरेज। आपका डीडी बना विट्रियस हेमरेज हो सकता है, और क्या हो सकता है, Asteroid hyalosis. एस्टेरॉइड हाइलोसिस। वेरी गुड, और क्या हो सकता है, Sir, endophthalmitis में भी. एंडोफ्थेल्माइटिस में भी मिल सकता है, एंडोफ्थेल्माइटिस में भी मिल सकता है। और क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल किस में रहते हैं, Synchysis scintillans. सिंकाइसिस सिंटिलेंस, सिंकाइसिस सिंटिलेंस। ठीक है, और एस्टेरॉइड हाइलोसिस में कौन से क्रिस्टल रहते हैं,
Calcium. Calcium. कैल्शियम। चलो ठीक है, ये आपने बता दिया, 50% आपके मार्क्स सिक्योर हो गए वाइवा में। अब आगे क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कैसे इसको मान लिया विट्रियस हेमरेज है, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विट्रियस हेमरेज को और कैल्शियम क्रिस्टल को। कैल्शियम क्रिस्टल अगर डिपोजिशन है या फिर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल डिपोजिशन है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये विट्रियस हेमरेज है या कैल्शियम डिपोजिशन है। Gain. वेरी गुड, गेन। इसीलिए मैंने गेन पहले ही बताया था कि गेन इसका की फैक्टर है, क्योंकि आप क्या करेंगे, गेन कम करेंगे। गेन कम करेंगे तो जो कम हाइपर रिफ्लेक्टिव चीज रहेगी, कम हाइपर रिफ्लेक्टिव जो लीजन रहेगा ना, वो गायब डिसअपीयर हो जाएगा। तो विट्रियस हेमरेज जो है वो कम हाइपर इकोइक है, लेस हाइपर इकोइक है, सॉरी लेस हाइपर इकोइक है ये लीजन, हाइपर इकोइक एज कंपेयर टू कैल्शियम क्रिस्टल। कैल्शियम क्रिस्टल ज्यादा मोर हाइपर इकोइक है, कैल्शियम क्रिस्टल मोर हाइपर इकोइक है। ठीक है, तो अब लेस हाइपर इकोइक जो एरिया है, जो लीजन है, वो डिसअपीयर हो जाएगा अगर आप गेन कम करोगे, तो वहां पे उसकी कोई वे भी नहीं आएगी। तो वहां पे आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा कि ये कैल्शियम ये है या फिर विट्रियस हेमरेज है। ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. सर इसको हाइपर इकोइक लीजन्स बोलेंगे, हाइपर इकोइक शैडोज बोलेंगे? इसको हाइपर इकोइक लीजन्स बोलेंगे। शैडोइंग, हाइपर इकोइक शैडोइंग होती है, पीछे आती है। अगर किसी स्ट्रक्चर के पीछे आएगी वो शैडोइंग होगी। सर और कैल्शियम के लिए ए स्कैन के एम्पलीट्यूड भी क्या? देखो यहाँ पे ये सुनो, जैसे आप बोल रहे हो ना, अगर ये मान लिया ये आई है, अगर आपने स्कैन किया, यहाँ पे मान लिया ओपेसिटी है, अगर इससे आ रहा है वाइट दिख रहा है, इससे आ रहा है, तो यहाँ पे स्पाइक बनेगा और वहां पे आपको व्हाइट स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके पीछे आपको क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है ना यहाँ पे साउंड। उसके पीछे जो वो है आपको शैडो दिखाई देगी, वो आपको आप शैडो होगी उस स्ट्रक्चर की, शैडो उसे बोलेंगे, शैडोइंग। ब्लैक शैडोइंग होगी और व्हाइट हाइपर इकोइक स्ट्रक्चर होगा। अब पूछो, अब क्या पूछ रहे थे? सर ये बोल रहे थे कि कैल्शियम डिपॉजिट्स में एक और डिफरेंशियल, ये ए स्कैन के एम्पलीट्यूड बहुत हाई रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आप ए स्कैन देख के भी बोल सकते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था, स्पाइक जितने ज्यादा बड़े होंगे इसका मतलब उतना ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर है। तो स्पाइक अगर आपको दिए हुए हैं तो ये अच्छा है, आप वहां पे देख के बता सकते हैं। अगर कैल्शियम क्रिस्टल है तो उसके स्पाइक ज्यादा होंगे, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ स्पाइक ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू विट्रियस हेमरेज। हेमरेज होगा तो उसका स्पाइक छोटा होगा और कैल्शियम क्रिस्टल होगा तो उसका स्पाइक बड़ा होगा। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस आप बता सकते हैं, एक तो गेन के बेस पे और एक ए स्कैन के बेस पे। गेन के बेस पे और दूसरा ए स्कैन के बेस पे, ए स्कैन के बेस पे। ठीक है, तो ये जितनी भी मैं पिक्चर बता रहा हूँ, ये सारी पिक्चर का आपने नोट्स बनाना है और उसमें कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और जैसे आपको एक्सप्लेन करना है टेबल वाइवा में, इसके नोट्स बना के मेरे को भेजना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये देखो, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? इसको एक्सप्लेन करेगा निरंजन चौधरी। This is a B-scan photograph showing hyperechoic lesion in the vitreous cavity. वेरी गुड, हाइपर इकोइक लीजन इन द विट्रियस कैविटी। नॉर्मली हमें ए स्कैन में ऐसा नहीं दिखता है, ए स्कैन में ऐसा नहीं दिखता। किसी को अगर लगे कि नहीं आर्टिफैक्ट वगैरह कुछ है, समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ ए स्कैन देख लो। यहाँ ए स्कैन में आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, स्पाइक दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बी स्कैन है। वेरी गुड, ये सही बताया, बी स्कैन फोटोग्राफ है। और यहाँ पे आपको एक्सियल स्कैन हो सर? हाँ ये हाँ आप स्कैन भी बता सकते हैं, एक्सियल स्कैन है, एक्सियल स्कैन है। ठीक है, अगर आपको लेंस क्लियर दिख रहा है, कॉर्निया का एक स्पाइक दिख रहा है, लेंस का स्पाइक दिख रहा है, रेटिना का दिख रहा है, बीच में कोई स्पाइक नहीं है, एक छोटा सा स्पाइक है किसका? ओपेसिटी का, या यहाँ पे कोई भी लीजन है उसका, तो उसका स्कैन का आप स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं, एक्सियल स्कैन है। ठीक है, एक्सियल बी स्कैन फोटोग्राफ शोइंग एक्सियल स्कैन एंड हाइपर इकोइक लीजन इन दी मिड विट्रियस कैविटी, मिड विट्रियस कैविटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डीडी बनेगा? व्हाट इज द डीडी? फॉरेन बॉडी। वेरी गुड, सबसे पहले आपका डीडी में आना चाहिए फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी आएगा। और क्या आ सकता है? ओल्ड बिट ऑफ हेमरेज।
हाँ वेरी गुड, ओल्ड विट्रियस हेमरेज में भी ऐसे मिलेगा, ओल्ड विट्रियस हेमरेज। और और किसमें मिल Vitreous सकता है? degeneration. हाँ लेकिन Vitreous सिस्टी सर्कोसिस में degeneration. सब रेटिनल स्पेस में, उसका भी मैं एग्जांपल डिटेल में बताऊंगा जब मैं सिस्टी सर्कोसिस पढ़ाऊंगा। वो रेटिना के एकदम सरफेस में होता है, हो सकता है उसके जो एग्स हैं वो यहाँ आ जाए, उसका सिस्ट जो है वो यहाँ आ जाए, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। सिस्टी सर्कोसिस भी एक डीडी में बन सकता है, सिस्टी सर्कोसिस भी सर कभी कभी ड्रॉप्ड न्यूक्लियस भी ऐसे ही फ्लोट करता हुआ हाँ, दिखता है, लेकिन वो सेंटर में नहीं होगा, वो यहाँ कहीं ड्रॉप हो रहा सेटल होगा। हो जाएगा। हाँ सेटल हाँ हो जाएगा रेटिना के पास, ठीक है। तो आपके ये 3 डीडी बनते हैं इसमें, बी स्कैन ये इसके डीडी बनते हैं। ये तो आपका 50% मार्क्स सिक्योर कर देगा अगर आपने इतना बता दिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, वाइवा का क्वेश्चन ये है कि कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये फॉरेन बॉडी है या ओल्ड विट्रियस हेमरेज है, ये वाइवा का क्वेश्चन है। सर गेन कम करेंगे तो गेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, आधे से ज्यादा जो बी स्कैन में जो कवर कर रहा है वो गेन कवर कर रहा है, आधे से ज्यादा इसकी इंटरप्रिटेशन और इसके जितनी भी फाइंडिंग्स हैं वो गेन कवर कर रहा है। अगर गेन आप कम करेंगे तो जो विट्रियस हेमरेज है, वो ओल्ड विट्रियस हेमरेज है, वो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा इसका स्कैन। लेकिन अगर यहाँ पे फॉरेन बॉडी है तो वो परसिस्ट करेगी, ठीक है, परसिस्ट करेगी। अब उसके अलावा जैसे अरीबा ने बताया था, आप ए स्कैन के बेस पे भी बता सकते हैं। अगर हेमरेज है तो स्पाइक थोड़े छोटे बनेंगे, लेकिन अगर फॉरेन बॉडी है तो स्पाइक थोड़े बड़े बनेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. चलो ठीक है, यहाँ तक अगर सबको क्लियर हो गया है तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये बताओ, ये मुझे कौन बताएगा? ये बताएगा रागिनी। ये बताओ, एक्सप्लेन करो क्या है ये। Sir, this is a photograph of a B scan बी स्कैन, वेरी गुड। showing the excavation of the optic nerve. हाँ, ऑप्टिक नर्व नहीं, ऑप्टिक नर्व का एक्सकेवेशन नहीं होता, फंडस का एक्सकेवेशन होता है। जो फंडस है, जो वॉल है, आई वॉल, उसका एक्सकेवेशन होता है और उसे क्या बोलते हैं? Coloboma. कोलोबोमा, स्टेफाइलोमा स्टेफाइलोमा, वेरी गुड, स्टेफाइलोमा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई स्टेफाइलोमा दिखता है तो देखो यहाँ पे नॉर्मली रेटिना जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, स्पाइक जो आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए, ए स्कैन स्पाइक यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अगर कोलोबोमा है तो स्पाइक है कि यहाँ तो आएगा ही आएगा, रिफ्लेक्शन होके यहाँ भी आएगा स्पाइक, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई स्पाइक नहीं है, स्पाइक यहाँ आ रहा है, यानी रेटिना यहाँ पे है, स्पाइक यहाँ मिल रहा है आपको, तो यहाँ स्पाइक मिल रहा है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बी स्कैन है, यहाँ पे एक्सियल सेक्शन है, यहाँ पे क्या करेंगे आप? इसको बोलेंगे सैलो या डीप। सैलो, अगर आपको सैलो दिख रहा है, यहाँ पे आपको डीप दिख रहा है तो डीप बोलेंगे, डीप एक्सकेवेशन, डीप एक्सकेवेशन ऑफ पोस्टीरियर पोल, ठीक है, विद स्मूथ एजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज देखोगे, ये स्मूथ है, तो यहाँ पे कोई अगर मान लिया कोई फॉरेन बॉडी आके यहाँ पे फंस जाती है तो उसके एज स्मूथ नहीं रहेंगे रेटिना के, तो इसीलिए हमको ये बोलना बहुत जरूरी है, स्मूथ एजेस हैं, डीप एक्सकेवेशन है या सुपरफिशियल सैलो एक्सकेवेशन है, वो आपको बताना है। और लास्ट में आपने बोला है इट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है तो चलो ये भी हो गया आपका। इसका भी आपने नोट्स बनाने हैं और आपने फोटो क्लिक करके मेरे को भेजनी है। एक इसके बाद एक लास्ट बचता है ये, इसमें मुझे बताओ इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? इसको एक्सप्लेन करेगा आफ्ताब, इसको एक्सप्लेन करो। So it is a photograph of B scan. हाँ, photograph of B scan showing. So it is showing hyperechoic देखो बीच में आपने क्या बोलना है, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर है ना कि यहाँ पे ये कौन सा सेक्शन है? एक्सियल। हाँ, जब आपको क्लियर हो तब आप एकदम एग्जैक्ट बता देना एक्सियल सेक्शन, खुश हो जाएगा एग्जामिनर। लेकिन अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो वहाँ मत बोलना, ठीक है। ये एक फंडा है, अगर आपको एकदम क्लियर दिख रहा है एक्सियल सेक्शन है तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा अगर आपने बता दिया एक्सियल सेक्शन है, ठीक है।
उसके बाद देखो एक्सियल सेक्शन है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? hyperechoic area anterior to the retina. हाँ, रेटिना आपको ब्लैक दिखती है क्या, ये बता मुझे। रेटिना आपको ब्लैक दिखती है क्या इसमें बी स्कैन में? सही डिटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट सर होगा तो टी क्या? साइन है ये। वेरी गुड, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब म्यूट कर लो, आफ्ताब म्यूट कर लो, ये मैं Yes, बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये मुझे बताओ, ये कौन सा एरिया है? इक्वल्यूसेंट एरिया है। इक्वल्यूसेंट क्यों है? क्योंकि विट्रियस में जेल है, वाटर है, इसीलिए इक्वल्यूसेंट है। तो जहां पे भी आपको ब्लैक एरिया दिखता है, इसका मतलब वो इक्वल्यूसेंट है, वहां पे वाटर होगा, वाटर कंटेंट होगा या जेल होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जो वहां पे वो इक्वल्यूसेंट दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे भी इक्वल्यूसेंट या फिर हाई ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे भी वाटर होगा या कोई फ्लूइड होगा, फ्लूइड को बताएगा, इसीलिए यहाँ पे आपको ये ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, यानी इक्वल्यूसेंट दिख रहा है। ब्लैक तो मैं लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, यहाँ पे आप इक्वल्यूसेंट एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज द बी स्कैन फोटोग्राफ ऑफ एक्सियल सेक्शन, एक्सियल पोजीशन में आपने लिया है, एंड शोइंग अ इकोल्यूसेंट एरिया। आप क्या बोलेंगे? इकोल्यूसेंट एरिया, शोइंग द इकोल्यूसेंट एरिया। अब आपको पता होना चाहिए इक्वल्यूसेंट एरिया टी साइन में कहां मिलता है? इन द टीनन स्पेस, इन द टीनन स्पेस। ठीक है, तो ये हम जब पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कहां पे आता है। तो यहाँ पे ये रेटिना है, स्क्लेरा है, यहाँ पे ये टीनन स्पेस है, ये टीनन स्पेस। तो आपको यहाँ पे टीनन स्पेस में कभी भी इक्वल्यूसेंट एरिया अगर मिलता है, इस टाइप का ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, देन इट इज सजेस्टिव। अब देखो यहाँ पे सब टेनन एरिया में ये ब्लैक ये दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको ऑप्टिक नर्व का दिख रहा है पार्ट, तो यहाँ पे ये टी शेप दिखाई दे रही है, सो दिस इज नोन एज टी साइन, टी साइन। ठीक है, और ये जो टी साइन है, दिस इज सीन इन पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस, पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? सर एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है, किसमें? बी स्कैन में ब्लैक स्ट्रक्चर, ये लोकल लैंग्वेज में है, आपने एग्जामिनर को नहीं बोलना है, एग्जाम में नहीं लिखना है, आपने जो ब्लैक स्ट्रक्चर है उसको इक्वल्यूसेंट बोलना है, इक्वल्यूसेंट। तो जहां भी आपको ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसका मतलब वो इक्वल्यूसेंट है, इक्वल्यूसेंट है। तो यहाँ पे आपको सब टीनन स्पेस में इक्वल्यूसेंट एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? इट इज द बी स्कैन एक्सियल सेक्शन, एक्सियल पोजीशन में है, ये एक्सियल पोजीशन में शोइंग द इक्वल्यूसेंट एरिया इन टेनन स्पेस, टेनन स्पेस में आपको इक्वल्यूसेंट एरिया दिख रहा है। ठीक है, सो इट इज सजेस्टिव ऑफ टी साइन, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है और इक्वल्यूसेंट एरिया दिख रहा है, सो इट इज सीन एज ए टी साइन इन बी स्कैन। सो टी साइन इज मोस्टली diagnostic for the posterior scleritis, ठीक है। अब क्यों होता है मैं पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस में बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। पोस्टीरियर जब स्क्लेराइटिस होती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है स्क्लेरा में। तो स्क्लेरा में इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होता है, उसको उसके जस्ट ऊपर सब टीनन होती है, टीनन के ऊपर कंजक्टिवा होती है। तो इन्फ्लेमेशन का पॉइंट, इन्फ्लेमेशन का साइन है ईडिमा। ईडिमा में क्या आता है? फ्लूइड आता है। तो फ्लूइड यहाँ भर जाता है टीनन स्पेस में, और टीनन स्पेस में फ्लूइड भर जाएगा। ये आप सेक्शन करेंगे तो वहां पे आपको इक्वल्यूसेंट एरिया दिखाई देगा, और वो इक्वल्यूसेंट एरिया ऑप्टिक नर्व के साथ मिलके टी साइन बनाएगा। ठीक है, और ये टी साइन किस में मिलेगा? पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस में। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अभी भी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो ये खत्म हो गया आपका बी स्कैन। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, FFA पढ़ा है, उसके बाद ICGA पढ़ा है, OCT पढ़ा है, बी स्कैन पढ़ा है। अब मुझे ये बताओ कि आप आगे ECG करना चाहते हैं या फिर क्लिनिकल शुरू कर दूं मैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बोरिंग ना हो जाए। क्योंकि अगर मैं जैसे क्योंकि ECG बहुत कम कराते हैं हम पेशेंट को, उतना ज्यादा ECG नहीं कराते हैं। तो अधिकतर जो भी मैं क्लिनिकल बताऊंगा उसमें कम आएगा ECG, लेकिन
बीच में कभी क्लिनिकल के बीच में कभी ईसीजी बता दूंगा, जब इंटरेस्ट और आ जाएगा क्लिनिकल में तो 2-4 क्लिनिकल टॉपिक पढ़ाने के बाद कभी ईसीजी बीच में पढ़ा दूं या नेक्स्ट टॉपिक ईसीजी पढ़ाऊं। क्या आप लोगों का क्या ओपिनियन? क्लिनिकल। क्लिनिकल, ठीक है, तो क्लिनिकल हम नेक्स्ट क्लास में सर अगर करेंगे। वो बड़ा नहीं है तो वो आपके सारी इन्वेस्टिगेशन एक जगह ही कंपाइल हो जाएंगी। नहीं नहीं, बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा टफ है, वो समझने में तुम लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो तो बोरिंग हो फिर जाएगा। सारी इन्वेस्टिगेशन ना एक तरफ कंपाइल हो जाएगी, फिर वो एक रह जाएगी कभी नहीं नहीं, बाद। यस सर, हैं? तो वही एक तरफ रह जाएगी, वरना ना नोट्स खोलते रह अभी जाएंगे तो एक इकट्ठे तरफ रह कंपाइल हो जाएगा। जाएगी एक बारी। तो ठीक है, कोई बात प्रैक्टिकल नहीं। के टाइम पे फिर और देखना नहीं पड़ेगा कहीं और से। तो कितने लोग ये करना चाहते हैं ईसीजी और कितने लोग क्लिनिकल करना चाहते हैं? वोटिंग हम ग्रुप में कर लेंगे, ठीक है। अगर वोटिंग ज्यादा क्लिनिकल की तरफ आती है तो क्लिनिकल करेंगे, और जितनी ज्यादा वोटिंग अगर ईसीजी की तरफ ईआरजी, सॉरी ईसीजी बोल रहा हूँ, तो मैं वही सोच रही हूँ ईसीजी क्या सॉरी होगा। सॉरी ईसीजी नहीं ईआरजी, ठीक है। ईआरजी अगर आ रहा है